Good morning, everyone. How is the जोश? इधर ज्यादा हाई था, इधर भी था. इधर वाले सोच रहे मौका आज फिर चूक गए क्या हम, ठीक है ना. हाउ इज द जोश? इधर ये ज्यादा. संसद में कभी कभी प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित होता है, ठीक है. पारित कर दें. कौन सा प्रस्ताव पारित कर दें बताओ कि जोश कितना है. हम लोग कल हम लोग बात कर रहे थे फ्रांसीसी क्रांति पे, और फ्रांसीसी क्रांति के कारणों पे बात चल रही है आपसे. याद है ना सभी को? क्रांति का तो मतलब पता है ही सभी को. और जब हम कहते हैं उदारवादी क्रांति या लोकतांत्रिक क्रांति, तो इसका भी अर्थ क्लियर है सभी को, है ना. कि उदारवादी लोकतांत्रिक क्रांति का मतलब वो लोकतंत्र की दिशा में ही आगे बढ़ने वाला है. संविधान, कानून, चुनाव, राजनीतिक दल, समानता, स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता, यही सारी बातें आपको उसमें देखेंगे जो आज हमारे संविधान में है, ठीक है. थोड़ा सा ये वाला ट्रिक जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये समझते रहेंगे आप तो 4-5 क्रांतियां तो केवल इसी ट्रिक पे चलती हैं. एक बार मैं मार्क्सवाद का ट्रिक समझा दूंगा तो 2-3 क्रांति उस पर निकल जाती है, ठीक है. मतलब अपने संविधान के आधार पे 4-5 क्रांतियों को हम ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें हुआ क्या होगा. चेंजेस थोड़े रहते हैं क्योंकि वो प्रयोग हो रहा है वहां पे. हमारा संविधान एकदम सेटल है और उस समय वहां पर प्रयोग चल रहा था, ठीक है. तो ये अंतर थोड़ा आ जाता है. कारणों की कल जब हम आपसे बात कर रहे थे तो सबसे महत्वपूर्ण एक कारण माना जाता है वो है सामाजिक कारण. समाज में अलग अलग लेवल पे असमानताएं थी. सामाजिक स्तर पर जो असमानता थी, है ना. आर्थिक कारण, आर्थिक स्तर पे भी असमानता थी और आर्थिक संकट भी था. राज्य के लिए भी था और आम लोगों के लिए भी था. आम लोग भी परेशान थे और राज्य भी पैसे की समस्या से जूझ रहे थे. यहां भी कहीं ना कहीं असमानता थी. राजनीतिक कारण बस इतना होता है कि इन सब समस्याओं का समाधान राजा या प्रशासन कैसे कर रहा है. योग्य है तो संभाल लेगा, अयोग्य है तो चीजें ज्यादा बिगड़ जाएंगी, ठीक है. इस समय योग्य लोगों की जरूरत थी, ठीक है. इस समय योग्य लोगों की जरूरत थी. जैसे लुई परंपरा में लुई 14वां बहुत योग्य माना गया और शक्तिशाली माना गया है, ठीक है. तो वो मतलब पढ़ना नहीं होता हमें इतिहास के अंदर, बट वो काफी पावरफुल था. पॉलिसी उसकी थी अपना कि सबको कंट्रोल किए रहता था वो. हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कारण पे कल बात कर रहे थे. हाँ, और कल अचानक से मैं ये परसीव कर बैठा कि 8:30 से 10:30 वाली क्लास चलती है, ठीक है. और मुझे कहा गया था कि सर 2 मिनट पहले काइंडली छोड़ दीजिएगा अब क्लास, बस 2 मिनट पहले, है ना. 5 मिनट या 2 मिनट पहले या 1 मिनट पहले. तो मुझे लगा ठीक है अब 10:30 हो गया है. अब क्लास ऑफ करते हैं. बाहर जाके उनसे पूछा सर क्या बात हो गई, सब ठीक है. तो उसी में हमने कहा क्यों, ठीक है टाइम पे छोड़ दी क्लास हमने. बोले नहीं सर आप तो 11 बजे. घर में थोड़ी तबीयत खराब है अभी इस समय, तो वाइफ और बेटा दोनों को डेंगू हुआ है. तो उसी में थोड़ा सा मतलब अभी वो डिस्टर्ब से रह रहे हैं, ऑक्यूपाइड से रह रहे हैं कि मतलब कोई दवा है नहीं उसकी. और वो 5-6 दिन हो गए हैं. तो अब डॉक्टर का कहना है कि भाई ऑब्जर्व करिए. अब आप इस समय प्लेटलेट ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए, ये 2-3 दिन वाइटल होता है, लिक्विड वगैरह का ही होता है, सब लिक्विड लीजिए आप. तो उसी में थोड़ा ऑक्यूपाइड से रह रहे थे मतलब. तो मैं कभी भी क्लास के लिए हमने कहा हुआ तो मैं कभी भी ऑफ कर सकता हूँ, बीच में जा सकता हूँ. तो शायद प्रबंधन को यही लगा उस समय, ठीक है कभी भी जा रहे हैं कह रहे थे, मतलब सब ठीक है घर पे. मैंने कहा घर पे तो सब ठीक ही था, एवरीडे टेस्ट हो रहा है. प्लेटलेट का सिस्टम होता है ना थोड़ा सा डेंगू का, कोई दवा तो है नहीं उसकी, ठीक है. और जब मैं डॉक्टर के पास गया तो देखा कि वहाँ मतलब 30-35 लोकल डॉक्टर 30-35 पेशेंट बैठे हुए वहाँ पे डेंगू के, एक जैसे सिस्टम वाले. तो ये भी बड़ा डर सा है कि भाई जैसे कोविड का नहीं होता आउटब्रस्ट एकदम, तो डेंगू भी अपना रंग दिखा रहा है ना. तो आप सब भी थोड़ा सावधानी रखिएगा ही, ठीक है. जहाँ पे भी रहें दिन में कम से कम सावधानी रखिए, रात में तो नहीं काटता है डेंगू का मच्छर, राहत दिए हुए, है ना. तो कल बस थोड़ा सा वो टाइम को लेकर के मैं इसलिए मैं अचानक से मैं चला गया था, है ना.
तो बौद्धिक कारण में आपको याद होगा कि हमने बौद्धिक कारण के बारे में आपको बताया था कि देखो, समस्या को जन्म देने में रोल नहीं होता है बुद्धिजीवियों का, बट जो जो असंतुष्ट है उसको ठीक से बता देते हैं, देखो तुम क्यों असंतुष्ट हो, ठीक है, और इसका विकल्प क्या है, समाधान क्या है। यदि राज्य समाधान नहीं दे पा रहा है और कोई दूसरा विकल्प देता है, तो विकल्प हमेशा खींचता है बेहतर विकल्प। तो बौद्धिक कारण में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था, और संयोग ऐसा था कि पेरिस इस समय बौद्धिक राजधानी बनी हुई थी। पेरिस इस समय पूरे यूरोप की इंटेलेक्चुअल कैपिटल थी, और फ्रांस का तो था ही पेरिस अपना। सारे बुद्धिजीवी 18वीं सदी में थे, हालांकि जिन बुद्धिजीवियों का नाम लिखाया मैंने, क्रांति से पहले सब दिवंगत हो चुके थे। क्रांति के समय वो जीवित नहीं थे, बट कई बार होता है ना, विचार या कहीं, जैसे विवेकानंद आज नहीं है, गांधी जी नहीं है, कबीर नहीं है, बट उनकी बातें आज भी उतनी ही महत्व रखती हैं, ठीक है, शाश्वत जैसी बातें उनकी। तो वही था कि उन परिस्थितियों में उनके विचार बहुत रेलिवेंट थे। संकट बहुत गहराया, तब उनके विचारों को पकड़कर ही लोगों ने आगे बढ़ने का मन, जैसे एग्जाम्पल एक दिया था मैंने आपको, मोंटेस्क्यू ने कहा कि निरंकुश राजतंत्र से ज्यादा अच्छा है कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में शक्तियों को बांट दो। एक ही व्यक्ति तीनों काम कर रहा है, तीन अलग अलग कर दो और चेक एंड बैलेंस कर दो, नियंत्रण एवं संतुलन। जैसे कुछ पावर कार्यपालिका को, कुछ पावर विधायिका को, कुछ न्यायपालिका को, सब एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करेंगे। अपने यहाँ जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, आप देखोगे, आप प्रेसिडेंट ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक, और अपने यहाँ कार्यपालिका है, अपने यहाँ विधायिका है, और अपने यहाँ न्यायपालिका है। सरकार कोई भी काम करेगी तो संसद की अनुमति से करेगी। यदि यहां अविश्वास आ गया तो सरकार गई, तो ये प्लस समय समय पे सरकार से सवाल पूछ लेते हैं, यानी सरकार पे वो नियंत्रण। बट सरकार ठीक से काम करे, इसलिए सरकार उसी की होती है जिसके पास बहुमत होता है। बट इसने कोई उल्टा पुल्टा कानून बना दिया तो ये पूछ लेगी, इसने भी कुछ उल्टा पुल्टा काम कर दिया तो ये पूछ लेगी। ये ज्यादा उड़ेंगे तो महाभियोग ला के इनको भी उड़ा दिया जाएगा, ठीक। अच्छा, इसमें भी कुछ गठजोड़ हो रहा है, इसका भी बॉस यहां बैठे हुए हैं, इसका भी बॉस यहां बैठे हुए हैं, और इसका भी बॉस। दो लेवल पे अपने यहां चेक एंड बैलेंस है। जब आप पढ़ेंगे पॉलिटी को ठीक से समझेंगे सिस्टम, दो लेवल पे चेक एंड बैलेंस है। अच्छा, ये भी ज्यादा इधर उधर करेंगे तो इनके लिए भी व्यवस्था है। यानी एक व्यक्ति के हाथ में पावर नहीं दिया गया है, मैं तो बस क्रक्स समझा रहा हूं चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या होता है। तो एक ही व्यक्ति के पास सारा पावर था। तो मोंटेस्क्यू ने पहली बार, और दुनिया में लगभग सभी लोकतांत्रिक देशों में सिद्धांत को फॉलो, ये है प्रबोधन का इंपैक्ट, ये होता है बुद्धिजीवियों का प्रभाव। बुद्धिजीवियों की बातों को आप किसी राष्ट्र की सीमा में बांध कर नहीं रख सकते हो, ठीक है। तो वो एक तरह से यदि वो चीजें रेलिवेंट हैं तो अलग अलग कालों में भी उसका महत्व बना रहता है। हमारे संविधान में भी उसका महत्व बना हुआ है, ठीक, हमारे संविधान में भी उसका महत्व बना हुआ है। ऐसे ही दो चार एग्जाम्पल और, मतलब क्योंकि फ्रेंच का ही से जुड़ा हुआ है, प्लस हमने कहा था कि प्रबोधन पे कभी हो सकता है सवाल आ जाए, पूछ देगा भाई प्रबोधन कालीन विचारकों के प्रमुख विचारों को संक्षेप में बताएं और उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो दो दो चार चार लाइन आपको पता होगा तो एक उत्तर लिखने की स्थिति में आप आ जाएंगे। और 18वीं सदी की प्रमुख घटना, 18वीं सदी सिलेबस में है। 18वीं सदी में ऐसे देखोगे आप, प्लेन देखोगे आप, एक तो सिलेबस मैंने बता दिया पढ़ने के लिए आपको, बट प्लेन देखोगे तो हम चार प्रमुख बातों की बात करते हैं 18वीं सदी में, पांच। एक हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति घटना के रूप में, एक हम बात करते हैं फ्रांसीसी क्रांति, एक हम बात करेंगे औद्योगिक क्रांति ब्रिटिश, एक हम बात करेंगे प्रबोधन के बारे में, और उपनिवेशीकरण भी इसका पार्ट है, बट नॉट, थोड़ा आगे चल के ज्यादा होगा। तो देखोगे 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि, तो एक तो सिलेबस को हमने वैसे क्रम बना दिया, दूसरा उस तरीके से भी सिलेबस को देख रहे होते हैं, ठीक। वो आपका काम नहीं है, वो हम लोगों का काम होता है, ठीक है। आपको तो बस एक सिस्टम बना करके कि कैसे आप पढ़िए आप, है ना, ठीक है। तो उस तरह से भी हम लोग सिलेबस को कवर करके चल रहे होते हैं कि 18वीं सदी में हम दुनिया में कौन कौन सी प्रभावित करने वाली बड़ी घटनाएं जिसको हम पकड़ के चलें। 19वीं सदी की कौन कौन सी घटनाएं, 20वीं सदी की कौन कौन सी घटनाएं, दुनिया को बदलने वाली घटनाएं तो बहुत हैं।
विश्व इतिहास का भी सिलेबस ऐसा पूछने पे आ जाए तो किसी से कुछ नहीं बनने वाला है। मैं हमेशा कहता हूँ ना, एग्जामिनर का मकसद ये नहीं है एक बच्चों को बनाने के लिए, इसलिए फिर इसके लिए थोड़ी प्रतिस्पर्धा हो रही है। बच्चों का टेस्ट हो, इसके लिए प्रतिस्पर्धा है, कैसे वो समझते हैं। ठीक है, इसलिए तो जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है उससे लगभग एक आधी बार थोड़ी सी परेशानी हुई है पिछले 12-13 सालों में, वरना हर एक साल क्वेश्चन विश्व इतिहास के आ गए जो सिलेबस डिजाइन किया हुआ है। और ये डिजाइन 2013 में पहली बार पढ़ा था तो कर दिया था हमने। हिस्ट्री के स्टेबल विषय सब्जेक्ट है, टॉपिक तो पता ही है ना, कौन सा नया टॉपिक इसमें ऐड होना है। ठीक से चिंतन मनन करके एक बार पहली बार में सिलेबस को डिजाइन कर दिया गया, उसमें कुछ कम ही करना पड़ा है, पहले ज्यादा ही किया था। साल दर साल कुछ कुछ कम करते करते कि नहीं बहुत ज्यादा है ये, पहली बार में थोड़ा ज्यादा था, दूसरी बार तीसरी बार तक आते आते 15 तक आते आते हमने टॉपिक को कम कर दिया कि नहीं इतना ही पढ़ना है। इसके बाद सपोर्ट में आपको कुछ पढ़ना है तो रीडिंग लिस्ट वगैरह सजेस्ट कर देते हैं हम लोग, ये देखिएगा आप। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू का एग्जाम्पल ले लिया था। अब यहीं पे वॉल्टेयर हैं। वॉल्टेयर के बारे में कहा जाता था कि वो कुछ भी लिखते थे तो वो बेसिकली जब आलोचना करते थे एक तरह से विष ममन करते थे, विष निकालते थे। उनकी बातों में इतना दम होता था कि कोई भी तिलमिला जाए। और पूरे यूरोप के बुद्धिजीवी और अमेरिका के बुद्धिजीवी बड़े चाव से पढ़ते थे, बड़े इंटरेस्ट से पढ़ते थे वॉल्टेयर को। दो चीजों के लिए विशेष तौर पर वॉल्टेयर को याद किया जाता है। वैसे तो वो भी आधुनिक विचारों के समर्थक थे पूरी तरह से, तर्क बुद्धिवादी ये सब हैं। एक याद किया जाता है वॉल्टेयर को कि धर्म की तो चुन चुन करके उन्होंने बखिया उधेरी है उस समय, कोई भी धर्म। बोला कि व्यक्ति के जीवन में विकास को धर्म बहुत बाधित करता है। धर्म ठीक है निजी आस्था वास्था के लेवल पे हो तो चलेगा, मतलब धर्म का ज्यादा कुछ काम नहीं है समाज में, अर्थव्यवस्था में, राजनीति। धर्म को बस जो काम है वही करे अपना वो। ठीक, और फिर वो कायदे से उसकी आलोचना करते थे। दूसरा याद किया जाता है अभिव्यक्ति की आजादी मानव के विकास के लिए बहुत आवश्यक मानते थे। अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता वगैरह के बड़े पुरजोर समर्थक थे वो। कहते थे बहुत जरूरी है मानवता के लिए कि व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता हो। कहते थे मेरा कोई बहुत धुर विरोधी है, वो मेरी आलोचना कर रहा है, उसकी बोलने की आजादी के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। उनकी ये बात पंच लाइन के तौर पे आज भी यूज की जाती है। जो मेरा विरोधी है वो मेरी खूब आलोचना कर रहा है, उसको बोलने की स्वतंत्रता हो, इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी कुर्बानी भी देनी पड़े तो मैं देने को तैयार। ठीक है, तो जैसे वॉल्टेयर हैं तो उनका भी एक इम्पैक्ट अब जा रहा है इस तरह की बात कि भाई सामंत हैं, पादरी हैं, राजा आपको बोलने नहीं देंगे, अपनी बात अभिव्यक्त करने नहीं देंगे। रूसो हैं, थोड़े काल्पनिक किस्म के लेखक हैं। ठीक है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी भी है उनका, रूसो का अपना। राज्य की उत्पत्ति को लेकर पूरे कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने। मोटी मोटी बातें ये हैं, रूसो उस समय कह रहे हैं कि भाई राज्य जो बना है पब्लिक के बीच समझौते के कारण बना है। राज्य पब्लिक के अनुसार काम नहीं कर रही है तो पब्लिक को अधिकार है कि व्यवस्था को वो बदल दे। राज्य कोई भी कानून बनाएगा वो पब्लिक की इच्छा होनी चाहिए, कि पब्लिक ने राज्य को बनाया है। ठीक, जनरल विल टर्म यूज करते हैं वो, जैसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए कानून। ठीक, ऑप्शनल वाले बच्चों को सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ना होता है, यहाँ आपको बस एक आइडिया रखना है। जब क्राइसिस बहुत ज्यादा है, पब्लिक बहुत परेशान है, तब लग रहा है रूसो ठीक कह रहा है, राज्य तो हमने बनाया है, कानून हमारे हिसाब से बन नहीं रहा है, कानून हमें बनाना है जो जनता के हक में। और परिस्थितियां जब होती, परिस्थितियों के अनुकूल विचार हैं, जब परिस्थितियां विस्फोटक हुई तब इन विचारों का महत्व ऑटोमेटिक लोगों को समझ में आना शुरू, आने वाली पीढ़ी के लिए भी ठीक हो गई। यही सब बातें अमेरिका के लोगों को भी प्रभावित कर रही थी और यही बातें फ्रांस के लोगों को भी। ठीक, क्योंकि परिस्थितियां विस्फोटक नहीं होती तो ये विचार तो 50-60 साल से पड़े हुए, 70 साल से कहां कुछ हो रहा था। पढ़े लिखे लोग पढ़ते थे, चर्चा कॉफी हाउस वगैरह में चर्चा होती थी। तो आर्थिक संकट बहुत इंपॉर्टेंट था, बेरोजगारी 1786 के बाद तेजी से बढ़ी और फसलों का खराब होना। जब आम व्यक्ति भोजन के लिए तड़पने लगा, तरसने लगा, तब इन बातों ने एक विकल्प का रूप धारण, इसलिए परिस्थितियों की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है किसी भी घटना के घटित होने में।
इतिहास में हमेशा ध्यान रखिएगा। व्यक्ति का रोल है, बट परिस्थितियां, आप, हमने बहुत देखा है। मेरे स्टूडेंट था, ऑप्शनल पढ़ता था वो, पैरामिलिट्री फोर्सेज में असिस्टेंट कमांडेंट, अब कमांडेंट हो गया था वो, अब तो छोड़ दिया वो, अभी यूपीपीसीएस फिर बाद में एग्जाम देके क्वालिफाई किया। उसके पास 2 अटेम्प्ट थे जब आईएएस देने आया था वो, ठीक है, और बहुत अच्छी तैयारी, बहुत गजब का मेहनती वो, और ठीक एग्जाम से पहले ही वो बीमार, और दोनों बार वो डिप के साथ मेंस देने गया था यूपीएससी हॉल में डॉक्टर को लेकर के। तो इसमें वो कुछ कर नहीं, दोनों बार मैं आई विटनेस हूँ इस बात का। उत्तर प्रदेश में भी किसी अच्छे पद पे होंगे कहीं पे अभी वो, ठीक है, तो मैं विटनेस हूँ, जबकि उसकी राइटिंग वगैरह बहुत गजब की थी, मतलब गाजीपुर के रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप कुछ नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, फिटनेस भी एक 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ा दो कभी भी, आर्मी वाला है अपना वो, और उतना छुट्टी मैनेज करके, ठीक है। तो ये इसका क्या उपाय है, इसका कुछ थोड़ी है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें आप। मुझे याद है कि हम खुद उसको सी ऑफ करने के लिए, ठीक है, तो सिचुएशन कभी कभी आपके हाथ में, आप जो बेस्ट कर सकते हैं, हम आप कर सकते हैं, कर सकते, सिचुएशन अपने हाथ में। तो मेहता, गोखले, तिलक, लाजपत राय सब वृद्ध नहीं होते, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो क्या गांधी जी को मौका मिल पाता क्या? बट गांधी जी ने काम भी तो किया, परिस्थितियां हैं तब गांधी जी हैं। यही गांधी जी भारत में आंदोलन शुरू कर रहे होते उस समय, तो गुजरात से शुरू करते हैं आंदोलन, गुजराती नेता कहलाते हैं। तिलक राष्ट्रीय नेता होते हुए भी उन पर मराठी का एक ठप्पा लगा रहता था। बट गांधी जी क्या क्या था, परिस्थितियां, वो चले गए पैसा कमाने के लिए दक्षिण अफ्रीका, वहां पे झटका लगा और वहीं आंदोलन करने लगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में भारत के अलग अलग राज्यों को लोग थे, तो गांधी जी शुरू से राष्ट्रीय स्तर के नेता के तौर पे, ये परिस्थितियां हैं। बट व्यक्ति काम भी तो किया ना, संघर्ष भी किया, जेल भी तो गया। परिस्थितियां प्लस व्यक्ति की योग्यता, ये हिस्ट्री का एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, भारतीय इतिहास हो, विश्व इतिहास हो, हमारे आपके जीवन में भी। परिस्थितियां अनुकूल, परिस्थितियां सबके लिए अनुकूल थी, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, ठीक, परिस्थितियां, और प्रधानमंत्री मोदी जी बने थे उस समय जब मूवमेंट चला था। तो परिस्थितियों को भुनाने की क्षमता, योग्यता भी होनी चाहिए। दोनों का समन्वय होता है जीवन, इतिहास के अनुभव भी हमें सिखाते हैं ये, और अपने जीवन में भी आप देखेंगे आप, ठीक। तो परिस्थितियों ने वो सिचुएशन क्रिएट कर दिया था जब इन विचारों का महत्व महसूस होने लगा था अंतर्मन से। विद्रोह कहता है कि वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं जब उसने कुछ प्रश्न ही ना उसके मन में आया, बेकार है उसका जीवन। फिर तो प्रश्न तो होने चाहिए मन में, ठीक। जितने प्रश्न लोगों के जीवन में चल रहे थे, दिदरों ने सबकी एक लिस्ट बनाई और सबका एक तार्किक समाधान। कोई जागरूक व्यक्ति, उस समय जितने समाज में चल रहे थे प्रश्न, एक इंसाइक्लोपीडिया ही बना देते हैं। इन समाज में ये सारे प्रश्न चल रहे हैं। तो ये हैं बुद्धिजीवी जो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। फिजियोक्रेट अर्थशास्त्रियों का समूह था जो सरकार को कहता था कि तुम आर्थिक जीवन में इतना हस्तक्षेप मत करो। ब्रिटेन में एडम स्मिथ और यहाँ पे फिजियोक्रेट, यानी ये सब वाणिज्यवादी व्यवस्था पे प्रहार कर रहे थे। इसके बाद ही औद्योगिक पूंजीवाद का दौर शुरू होता है। मॉडर्न इंडिया में कभी आपने पढ़ा होगा उपनिवेशवाद का दूसरा चरण। दूसरा चरण तो एक छोटी सी घटना के हिसाब से हम पढ़ रहे थे ना, वैश्विक स्तर पे पूंजीवाद में चेंज है वो। पश्चिम यूरोप में बेसिकली वैचारिक परिवर्तन, उस वैचारिक परिवर्तन ने इसके लिए आधार तैयार, उसी आधार पे हम भी बढ़ते हैं उपनिवेशवाद का दूसरा चरण। पूंजीवाद जो टॉपिक दिया गया वो अब ऐसे सुनते जाएंगे ना, लास्ट में एक समअप करेंगे हम, ऑटोमेटिक पढ़ते चले जाते हैं उसको, उस विकास यात्रा को समझने के लिए, क्योंकि पूंजीवाद आज हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है, ठीक है। तो बस सुनते रहना आपको, जब मैं समअप करूंगा तो आपको लगेगा अच्छा ये सब बातें ऐसे ऐसे बदलाव हुई है दुनिया में। तो ये सब बुद्धिजीवी हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, और इनकी विचारों ने अंततः लोगों को क्रांति के लिए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए प्रेरित। तो कल जहां तक हमने बताया था उससे आगे कारण में सबसे ज्यादा बल इसी पे दे रहा हूं, क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लिखें आप उससे आगे, जैसे में मॉन्टेस्क्यू के बाद आगे लिखें आप, वोल्टेयर ने
ठीक है। देखिए, वॉल्टेयर ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का खुलकर समर्थन किया। धर्मतंत्र की कठोर शब्दों में आलोचना की। धर्मतंत्र की कठोर शब्दों में आलोचना की। कठोर शब्दों में आलोचना की। और तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। और तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। ठीक है। तर्क बुद्धिवादी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाया। इसने कहा, देखो, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई सृष्टि को ईश्वर ने बनाया, ये कहते थे ठीक है, सृष्टि को हो सकता है ईश्वर ने बनाया, बट ईश्वर ने सृष्टि को बना के छोड़ दिया। अब सृष्टि अपने नियमों से संचालित नहीं होती है, ईश्वर संचालित नहीं करते हैं उसको। प्रमाण से ये बात कहते थे। वैसे ही समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति के भी अपने नियम होने चाहिए, इसमें कहीं ईश्वर की जरूरत। ऐसे कभी जैसे शौक से भी पढ़ेंगे इनके बारे में, समरी में भी, तो बहुत ये सब कुछ ऐसे विचार है कि जो शौकिया, कभी कभी आप गूगल पे उनको, मतलब 20-50 पेज वाला नहीं, समरी, कि भाई क्या दृष्टिकोण था, किस तरह की अपनी बात रख रहे थे। हम लोग फाइनली तो बात करते करते एग्जाम ओरिएंटेड ही तो हमें रहना है ना, हमेशा हमें हर हालत में एग्जाम ओरिएंटेड रहना है, वही आपका भी मकसद है। बट मेरा सुझाव है कभी कभी थोड़ा बहुत आप, क्योंकि ना आप देखोगे निबंध में आपको ना बड़ी आज़ादी मिलेगी लिखने की। निबंध अभी भी कई बार बहुत संकुचित दायरे में लिखा जाता है। ठीक, तो विश्व इतिहास ना आपको अच्छा फ्रीडम देता है उसमें उड़ने का, दुनिया के अलग अलग जगहों से उदाहरण को उठाने का, अपनी बात कहने का बड़ा दृष्टिकोण देता है। ठीक, अगला पॉइंट लिखें इसी में, बौद्धिक कारण में ही, बौद्धिक कारण ही चल रहा है। ठीक है, रूसो ने राज्य को लोगों के बीच समझौते का परिणाम बताया। रूसो ने राज्य को लोगों के बीच समझौते का परिणाम बताया। परिणाम बताया। और यदि राज्य या राजा जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, जनता की इच्छाओं के अनुसार शासन नहीं कर रहा है, शासन नहीं कर रहा है, तो जनता को व्यवस्था परिवर्तन का अधिकार है। जनता को व्यवस्था परिवर्तन का अधिकार है। और कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है। कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति है, जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति है। उस समय सबसे ज्यादा किसी की बात लोगों ने प्रभावित, उस समय क्रांति के दौरान हुआ तो रूसों ने प्रभावित किया। पब्लिक में आक्रोश था और पब्लिक को ही कर, तुम चाहो तो व्यवस्था बदल, सब कुछ तुमने बनाया है। तो सबसे ज्यादा उस 10 वर्षों में प्रभाव किसी का दिखा तो रूसों का दिखा था, आम लोगों पे। अगला पॉइंट लिखें आप, फिजियोक्रेट
फिजियोक्रेट नामक अर्थशास्त्रियों के समूह ने फिजियोक्रेट नामक अर्थशास्त्रियों के समूह ने आर्थिक गतिविधियों में राज्य के हस्तक्षेप का विरोध किया। हस्तक्षेप का विरोध किया। ये कहते थे ना कि व्यक्ति को विकास करने दीजिए ना, व्यक्ति इतना विकास कर लेगा कि राज्य को भी पर्याप्त पैसे मिल जाएंगे। उस पर दबाव मत बने, व्यक्ति को फ्री छोड़िए काम करने के लिए, ठीक, ताकि व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि मुनाफा के लिए वो काम करेगा और आगे बढ़ेगा। हालांकि इनका फोकस भूमि पे ज्यादा होता था, लैंड पे ज्यादा होता था। इनका जो फोकस होता था वो लैंड पे ज्यादा था कि आप उतना दबाव मत दीजिए किसानों पे, छोड़िए, आप उत्पादन बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा। प्रताड़ित तो वो भी थे, किसान आम ज्यादा प्रताड़ित थे। उनको लग रहा था कि नहीं, बात ठीक कह रहा है राज्य, सामंत पादरी सबका दबाव बहुत ज्यादा है। आज ये नौबत आई है तो उसका कारण बहुत बड़ा दबाव है, ठीक है। ये सारी बातें उस समय समाज में प्रचलित थी और लोगों को अब प्रेरित कर रही थी कुछ बदलाव के। अगला पॉइंट लिखें, उपरोक्त विचारों ने न केवल गंभीरतापूर्वक लोगों को संकट का एहसास कराया, लोगों को संकट का एहसास कराया, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन या क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। क्रांति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया, ठीक है। तो अब विरोध तो कर देंगे, फिर आगे क्या, बुद्धिजीवी बताते हैं आगे क्या करोगे जिससे तुम्हारा जीवन बेहतर, ये सब बातों को रखते आ रहे थे समाज में, ठीक। अब हमने बताया बुद्धिजीवी जीवित नहीं थे, बट उनके विचारों का महत्व था। जब पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा किसी भी समाज में उस समय नहीं थी, फ्रांस में भी नहीं थी, बट व्यवस्था परिवर्तन की बात, विकल्प की बात, आंदोलन को नेतृत्व की बात, क्रांति को नेतृत्व की बात पढ़े लिखे लोग कर रहे थे, मध्य वर्ग कर रहे थे। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में कितने पढ़े लिखे लोग थे, जो नेता के स्तर पे वही लोग पढ़े लिखे लोग थे। तो उन्होंने तो इन विचारों से प्रभावित होकर पूरे आंदोलन को संगठित किया। फ्रांस में भी सेम कहानी थी, ठीक है। तो आलोचनात्मक दृष्टिकोण में कभी भी ये सब बातें उठाई जाती। 4 महत्वपूर्ण कारण हो गए आपके। 5वां एक छोटा सा कारण है, वो है अमेरिकी क्रांति। लिखें आप, अमेरिकी क्रांति। बौद्धिक कारण के बाद लिखेंगे आप अमेरिकी क्रांति। देखिए, अमेरिकी क्रांति ने भी फ्रांसीसी क्रांति अमेरिकी क्रांति ने भी फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि को निर्मित किया। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम
को फ्रांस के द्वारा समर्थन दिए जाने के कारण राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा। ठीक, राज्य पर आर्थिक दबाव बढ़ा। लिखें, तथा फ्रांसीसी सैनिकों एवं सैन्य अधिकारियों पर भी आधुनिक विचारों का प्रभाव देखा। और फ्रांसीसी क्रांति में इन सैनिकों की भी भूमिका देखी गई। फ्रांसीसी क्रांति में इन सैनिकों की भी भूमिका देखी गई। ये सभी पार्टिसिपेट करेंगे। सैनिक क्या होता है? हमेशा आम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। सेना में जो सैनिक होते हैं वो अधिकारी वगैरह खास वर्ग से आते हैं, बट सैनिक वैनिक तो आम लोगों को ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। जब आम लोग कठिनाई में है तो वो भी कठिनाई महसूस करेंगे। 57 के विद्रोह का कारण आपको ध्यान हो, सेना में असंतोष था क्योंकि आम लोगों में बहुत असंतोष। बिपिन चंद्र क्या कहते हैं सैनिकों को? वर्दीधारी किसान। ठीक है, पीजेंट इन यूनिफॉर्म कहते हैं, वर्दीधारी किसान होते थे। कॉमन फिनोमेना, दुनिया में कहीं भी चले जाइए आप। ठीक, जब आम पब्लिक परेशान है तो सैनिक भी परेशान है। उनको लगा कि नहीं, अमेरिका में लोगों का जीवन उससे बेहतर होने वाला है, वो एहसास कर गए थे। जब यहाँ असंतोष शुरू हुआ तो बड़ी संख्या में सैनिक भी पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम लोगों का भी, आने वाली पीढ़ियों का भी जीवन बेहतर हो। ठीक, तो ये हो गया आपके अमेरिकी क्रांति की एक सहयोगी भूमिका। मतलब अब फ्रांस क्यों गया था अमेरिकी क्रांति में? प्रतिष्ठा के कारण कि ब्रिटेन को बताना है, नहीं भी जा सकता था वो। अब उससे पैसे की समस्या आई तो राजा को संभालना चाहिए था ना उस समस्या को। चीजें बिगड़ती चली गई। तात्कालिक कारण लिखें आप जरा। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण में लिखेंगे आप कि आर्थिक संकट के कारण राजा ने पादरियों एवं सामंतों को कर देने को कहा। आर्थिक संकट के कारण राजा ने पादरियों एवं सामंतों को कर देने को कहा। ठीक? पादरियों एवं सामंतों को कर देने को कहा। ठीक है, देखिए, इन वर्गों ने कर देने से इनकार किया। इन वर्गों ने कर देने से इनकार किया, मना किया। ठीक है, अब काहे का राजा है जब अपने ही लोग उसकी बात नहीं मान रहे हैं? कर देने से अच्छी खासी संपत्ति है, मामला समझ जाता है यहाँ पे, बहुत हद तक समझ जाता। कर देने से मना किया। हमने क्या कहा था? यदि राजा मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता, कल हमने बताया था ना कि राजा वैसा था नहीं। ठीक है, तो एक उदाहरण तो ये हो गया आपका। अगला पॉइंट लिखें आप। अंततः राजा ने प्रतिनिधि सभा
ब्रैकेट में लिख लेंगे आप स्टेट जनरल। अंततः राजा ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। राजा ने प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाई। ठीक है, लिखें कि बैठक स्थल और प्रतिनिधि सभा में मतदान प्रणाली को लेकर विवाद हुआ, कंट्रोवर्सी हुआ। और राजा यहां भी कोई मजबूत निर्णय नहीं ले पाया। राजा यहां भी कोई मजबूत निर्णय नहीं ले पाया। ठीक है, अभी हुआ क्या था थोड़ा सा समझ लीजिए आप। जैसे पहली बात कि किसी ने सलाह दे दी राजा को, मतलब ये मूर्खता था। ये एक संस्था थी, फ्रांस में कभी बनी थी और 250 वर्षों से इसकी बैठक नहीं हुई थी। हाँ, 175 वर्षों से इसकी बैठक। तो राजा ने पूछा कि अब क्या करें आर्थिक संकट का, तो किसी ने इसको सुझाव दे दिया तुम बुला लो उसकी बैठक। अब जो ऑलरेडी मृत पड़ी हुई संस्था उसकी बैठक क्यों बुला रहे हो? पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी राजा की, जब बैठक हुआ तो एक तरफ एक बैठक होगी अलग से सामंतों की, एक होगी बैठक पादरियों की और एक बैठक होगी तीसरे स्टेट की। किसी भी मुद्दे पर निर्णय होगा तो दो हाउस डिसाइड करेंगे, तो सामंत और पादरी का हित एक होता था। ठीक, तो कुछ भी मुद्दे पर निर्णय दो एक से होगा तो ये तो जीत जाएंगे, तो आम व्यक्ति की तो बात सुनी नहीं जाएगी। इन्होंने कहा, जब बैठक बुलाई गई, इन्होंने कहा कि भाई देखो हाउस के हिसाब से डिसीजन होगा। तीसरे वर्ग वाले ने कहा क्यों, 95% तो हम हैं पूरे देश के। तो भाई ये जो पार्टिसिपेट करेंगे मेंबर, उसमें बहुमत के आधार पर डिसीजन होगा, ना कि हाउस के आधार पर। राजा ने पहले उसको भी हाँ बोला, राजा ने फिर इसको भी हाँ बोला। फिर करना क्या राजा को पता नहीं। ठीक है, जब जिसने बोला हाँ ठीक है तुम ऐसे कर लेना, हाँ ठीक है तुम ऐसे कर लेना, क्योंकि राजा को इंटरेस्ट तो था ही नहीं शासन में ना, उसे समझ में आती थी बात। यहां विवाद फंस गया। फिर एक था कि बैठक पेरिस में किया जाए या वर्साय। पेरिस से नजदीक ही पड़ता है वर्साय, जहां पे राज परिवार के लोग रहते थे, बड़े संभ्रांत किस्म के लोग जब रहते थे, पैसे वाले लोग सब धना डेलो। पहले कहा जाता राजा ने मान लिया पेरिस में ही बैठक कर लो, फिर किसी ने सुझाव दिया वहां तुम क्यों जाओगे, वर्साय में करो बैठक, तो फिर बैठक। तो मतदान प्रणाली क्या होगी और बैठक कहां होगी, यहां पर भी अनिर्णय की स्थिति बनी रही। राजा यहां पे भी कुछ कर नहीं पाया। चलो फाइनली ये हो गया, ठीक है, बैठक वर्साय में ही होगी, पेरिस के नजदीक। जिस दिन बैठक होनी थी, तीसरे वर्ग के लोग अड़े हुए थे कि बहुमत के आधार पर ही मतदान होगा, और बाकी दो वर्ग के लोग अड़े हुए थे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हाउस के आधार पर होगा। राजा समझ नहीं पा रहे किसकी बात माने। तीसरे वर्ग के लोगों को लगा कि अब शायद कुछ बदलाव आने वाला है, क्योंकि समस्या बहुत थी। तो तीसरे वर्ग के लोगों ने जो भी नियम था अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना था। सबके प्रतिनिधि अपने अपने वर्ग की मांग को लिस्ट लेकर के आए थे। ये सब सदन में चर्चा होगी और राजा को कहा जाएगा आप मान लीजिए इसको। ब्रिटेन में एक संसदीय परंपरा चल रही थी, तो ब्रिटेन बहुत नजदीक है फ्रांस से, तो उसका भी प्रभाव बुद्धिजीवियों पर रहता था कि ब्रिटेन हमसे थोड़ा इस मामले में आगे है, हमारे यहां भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए। बट ब्रिटेन की संसद भी पैसे वाले लोग चलाते थे, मध्य वर्ग और गरीब लोग नहीं चलाते थे। जो पावर था वहां हाउस ऑफ लॉर्ड्स को था, कॉमन्स तो कहने के लिए था वहां पे, उसके पास कुछ पावर थे ही नहीं। जिस समय की बात कर रहे हैं हम, ठीक इसके 30-40 साल के बाद कॉमन्स बहुत पावरफुल हो जाएगा। एक बार कॉमन्स पावरफुल होगा तो आज फिर कॉमन्स ही कॉमन्स है, लॉर्ड्स की सहयोगी भूमिका है आज। ब्रिटेन की बात करें हम, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति ने ब्रिटेन को भी प्रभावित किया था, इतनी बड़ी घटना थी। ठीक, अब अभी निर्णय नहीं हो पाया क्या होगा फाइनली। तब तक जिस दिन बैठक के लिए बुलाया गया था, प्रतिनिधि जब वहां पहुंच गए तो देखा कि बैठक स्थल पे ताला। अगली गलती, तो तुमने बुलाया ही क्यों। और
प्रतिनिधि को रुकने के लिए जो जगह दी गई थी वो घोड़े का अस्तबल था, ठीक। तो उसमें जो लोग आए थे कोई भी आक्रोशित हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आक्रोशित होकर के क्या हुआ फिर पास में वहां पे उस समय जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन आप सुनते होंगे आप टेनिस के बारे में, तो वहीं पे टेनिस कोर्ट था। राज परिवार के लोग टेनिस खेला करते थे, ठीक है। तो टेनिस कोर्ट में ही प्रतिनिधि बैठ गए, बोले भाई देखो हम जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। यहीं पे पहली बार आधुनिक राष्ट्र की अवधारणा, जिसको राष्ट्र कहते हैं, राष्ट्र यानी लोग, फ्रांसीसी क्रांति ने पहली बार इस बात को मजबूती से रखा कि राष्ट्र का मतलब लोग होता है। फर्स्ट टाइम ये बात इतना खुल करके और किसी देश में नहीं हुआ था जितना फ्रांस में हुआ, ठीक। अमेरिका में भी राष्ट्रीय चेतना थी, बट इस तरह से इस कदर भागीदारी नहीं थी, है ना। हम राष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं और हम बिना परिवर्तन के यहां से नहीं हटेंगे। ये घटना मई जून 1789 के आसपास की है। वो लोग वहीं बैठ गए भूखे प्यासे एकदम कि अब हम यहां से हटने वाली नहीं है बिना बदलाव के। कुछ सामंतों पादरियों ने उन्हें धमकाया, चढ़ाया, ठीक है, तुम कुत्ते जैसा व्यवहार कर रहे हो। उनके बीच में एक नेता था कि हम ऐसा कुत्ता है कि काट लेंगे तो राजतंत्र पगला जाएगा, मतलब मर जाएगा। आक्रोश था, गुस्सा था। किताबों में इस तरह के वाक्य सब उसमें दिए हुए किताबों में, ठीक है। हम ऐसा कुत्ते हैं जो अभी सेना भेजते हैं, तुम्हें अब संगीन की नोक पे हटाया जाएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो, संगीन की नोक पे ही हम हटेंगे, हम ऐसे हटने वाले। अच्छा, तब तक खाद्यान्न संकट बना हुआ था, समस्या का समाधान हुआ नहीं था। तो वहां से मैसेज पहुंच गया पेरिस में कि भाई जो आपके प्रतिनिधि गए हैं उनके साथ दुर्व्यवहार। पेरिस में एकाएक लोग सड़कों पे, कुछ भी प्लान नहीं था, कोई संस्था नहीं थी, लोग सड़कों पे आ गए, सरकारी कार्यालय में तोड़फोड़। जैसे दिल्ली में तिहाड़ जेल है वैसे वहां पे बास्तिल का जेल था। बास्तिल के जेल में अपराधियों को भी रखा जाता था और राजनीतिक बंदियों को भी रखा जाता था इसमें, जो राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन वगैरह करते थे। पब्लिक ने क्या किया, गुस्सा करके बास्तिल के जेल को ही तोड़ दिया और जेल की एक एक ईंट और दरवाजा गायब कर दिया पब्लिक ने। 14 जुलाई की घटना है। फ्रांस आज भी अपना इंडिपेंडेंस डे लोग जो वहां के सेलिब्रेट करते हैं, पुरानी व्यवस्था से मुक्ति की याद में 14 जुलाई को वहां पे, ठीक है, सेलिब्रेट किया जाता है आज भी फ्रांस में। बास्तिल के जेल किले को या जेल को तोड़ना 14 जुलाई। इसके बाद ये बात फ्रांस के अलग अलग हिस्सों में फैल गई। गुस्सा तो था ही लंबे समय से सामाजिक आर्थिक कारणों से। अब कॉमन फिनोमिना हो गया, सामंतों की हवेली पे हमला, अनाज रखने की जगह पे, चर्च पे हमला, पादरियों के घर, कॉमन फिनोमिना हो गया। देखते ही देखते कोई संगठन नहीं था, एक बहुत जबरदस्त तरीके से आक्रोश। तो सामंत पादरी सब घबरा गए, टेनिस कोर्ट में बैठे हुए टिके हुए हैं। वो सब निवेदन करने आए कि भाई फ्रांस में शांति बनाइए और आप जो कहेंगे वही हम मानेंगे। तो पब्लिक के दबाव में, जो अब तक कभी नहीं हुआ था पूरे यूरोप में, पहली बार वैसी घटना। अमेरिका उपनिवेश था तो वो अलग कॉन्टेक्स्ट हुआ, फ्रांस स्वतंत्र देश था, ये अलग कॉन्टेक्स्ट है। पब्लिक ने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, समस्या पहले से थी बट विकल्प नहीं था। अब चूंकि विकल्प था कि क्या बेहतर हो सकता है। प्रबोधन के महत्व को मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। विद्रोह 17वीं सदी में भी हो रहे हैं फ्रांस, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इटली में, बट विकल्प नहीं है अब। लेकिन एक मजबूत विकल्प ने दिखाई। इसलिए कहते हैं कि बुद्धिजीवियों की बड़ी भूमिका है जब वो रास्ता बताते हैं। तो ठीक, अब सामंतों पादरियों ने खुद निवेदन किया, भाई हम सब अपने प्रिविलेज को छोड़ रहे हैं, आप जो कहेंगे वही मानेंगे। तो मान लीजिए राष्ट्रीय सभा है, जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि भाई हम राष्ट्रीय सभा हैं और हम संविधान बनाएंगे, इसलिए हम ही संविधान सभा हैं। प्रस्ताव पारित हुआ कि आप किसी का विशेषाधिकार नहीं, यानी सामंती व्यवस्था तो गियो। अब फ्रांस में किसी के पास विशेषाधिकार यानी समानता। फ्रांसीसी क्रांति का मैसेज क्या है? समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा,
अभी जब पढ़ेंगे डेवलपमेंट तो यही मैसेज निकल करके आएगा। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा, फ्रांसीसी क्रांति के दिन क्यों मानी जाती है, क्यों मानी जाती है वो हम पढ़ रहे हैं। मानी जाती है तो हमने सुना ही है, ठीक। क्यों कहते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इसको मतलब आगे बढ़ाया, वो सब अभी हम समझ लेंगे पढ़ते पढ़ते हम, ठीक। तो बैठे बैठे प्रस्ताव पास हो गया। फिर हुआ कि भाई फ्रांसीसी जनता के और सभी जनता मतलब मानवाधिकार, राष्ट्रीय सभा ने एक और प्रस्ताव पास कर दिया, मानवाधिकार। भाई सबको नौकरी का अधिकार होगा, सबको अभिव्यक्ति की आजादी होगी, सबके जीवन की सुरक्षा होगी, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, कर सबसे लिया जाएगा। ये सारी बातें उसमें कर दी गई। और ये केवल फ्रांस की जनता के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है। जब कभी आप यूएनओ पढ़ेंगे और ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे आप, उसके चार्टर में, उसके बैकग्राउंड में उल्लेख है कि हम लोग फ्रांस की उस जनता की क्रांति के ऋणी जिन्होंने पहली बार इस तरह की बात, घटनाओं की एक श्रृंखला बनती रहती है, ठीक है। टॉपिक में ना अंडरस्टैंडिंग वाली बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप सुनते रहना आपको, ठीक है। तो उस चार्टर में भी ये बात कही गई है, ठीक। तो ऐसे करके जैसे आज ह्यूमन राइट्स यूएन के टॉप एजेंडा पे है, क्लाइमेट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना, ह्यूमन राइट्स को रोकना, टेररिज्म को रोकना, ये सब लेटेस्ट उभरता हुआ एजेंडा रहा है। बाकी एजेंडा में तो उसका है ही, दुनिया में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों के तहत, ये सब फिक्स एजेंडा है उसका यूएन का। समय के साथ साथ कुछ नए नए गोल भी उसमें सेट होते चले गए। पहली बार इस तरह की बात तो फ्रांस में ये बात उठी, इसी समय अमेरिकी संविधान निर्माण के दौरान बिल ऑफ राइट्स की बात की गई, ठीक। और इसी तरह की बातें कुछ समय पहले ब्रिटेन में भी। तो संयोग ऐसा है कि बुद्धिजीवियों के विचारों एक ही साथ 3 अलग अलग राष्ट्रों में इस तरह की बात प्रयोग चल रहे थे। ये जो लिंक मैं कर रहा हूं इसका किसी किताब से डायरेक्ट कोई किताब से रिलेशन नहीं है, ठीक। कोई किताब नोट से रिलेशन नहीं है, ना किसी के लेक्चर से रिलेशन होगा, ठीक। ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसका ये मेरी अपनी समझ है कि इसको कैसे हम देखें या जीएस में क्यों शामिल किया गया, हमें कैसे समझना चाहिए घटनाओं को, ठीक। इसलिए किताब से होता तो मैं बता देता, मुझे कुछ ऐसा नहीं है। पढ़ते पढ़ते एक समझ बन जाती है अपनी ना कि इसको कैसे देखा जाए, इस बदलाव को पूरी दुनिया के संदर्भ। तो ये बदलाव भी चल रहा था, प्लस उन लोगों ने संविधान बनाया। अब क्रांति के दौरान 3-3 बार संविधान बनेंगे, अब संविधान नहीं पढ़ना आपको, यही अंतर रहता है। ऑप्शनल वाले बच्चों को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 2-2, 4-4, 5-5 पॉइंट, जीएस में नहीं पढ़ना आपको। 3 बार व्यवस्था बदलेगी, बट हर बार संविधान के द्वारा ही शासन होगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब तक राजा की मर्जी से शासन, अब राजा भी शासन करेगा तो संविधान के द्वारा करेगा, ठीक। ये पब्लिक की जिद है। संविधान बना दिया गया, शक्ति पृथक्करण कर दिया गया सिस्टम, पादरियों के लिए भी प्रोविजन कर दिया गया कि पादरियों का चुनाव होगा, बस पोप से अनुमति लेनी है, और फ्रांस के कानून से ऊपर नहीं है। अपराध करेंगे तो फ्रांस के कानून सजा देगी। इसके पहले क्या था, पादरी को सजा देने का अधिकार किसी राष्ट्र के कानून को, राज के कानून से ऊपर पादरी भी। 4-5 बातें उन्होंने की। तब तक क्या हुआ, थोड़ी समस्या और बिगड़ी। अब सामंतों और पादरियों ने बात तो मान ली, बट उनके मन में कसक तो है ही, सब जा रहा है हमारा, इतनी पुरानी परंपरा जो हाथ से हमसे चल रही है, ठीक। तो वो तकलीफ थी। बहुत से लोग देश छोड़ के भाग गए थे। भाई भाग करके कहाँ जाएंगे, तो आसपास के देशों में जाएंगे भाग करके, ठीक। जैसे मान लो फ्रांस है ना, कोई प्रसा चला जाएगा, कोई हॉलैंड चला जाएगा, ठीक ठाक लोग ऑस्ट्रिया चले जाएंगे, है ना। ऐसे करके कुछ भाग करके ब्रिटेन चले गए, है ना, यूके, यूनाइटेड किंगडम, है ना, ऐसे करके। अब बाकी जगह तो राजतंत्र है, बाकी देश के राजा भी बहुत चिंतित हैं कि फ्रांस की पब्लिक जिस तरह से पागल हो गई है, यदि हमारी पब्लिक भी ऐसे ही पगला गई, ठीक, तो हम तो गए। तो फ्रांस के पागलपन को फ्रांस की सीमा ही में ही हमें रोकना। इसको ऐसे समझिएगा, जैसे हमने एग्जाम्पल देके बताया था कि मध्य प्रदेश या हरियाणा में कोई घटना हो तो ऑब्वियस है आसपास के 4-5 राज्यों में उसका इंपैक्ट। तो हमारे यहाँ राज्य है तो यूरोप में वो राष्ट्र हैं, राष्ट्र हैं, छोटे छोटे राष्ट्र हैं भाई। एक दिन में 12-15 राष्ट्र लोग घूम लेते हैं यूरोप का। इंडिया कोई घूम के दिखा दे जरा हवाई जहाज से भी। तो यूरोप ऐसे है, चूंकि भाषा के नाम पे एक राष्ट्र बनते चले गए।
तभी तो वो कहते थे भारत में कम से कम 16 से 18 राष्ट्र बनेंगे, क्योंकि उनको तो अपना मॉडल याद था। भाई हमारे यहाँ ऐसा हुआ है, तब जाके यूरोप सेटल हुआ, वहां सीमा विवाद नहीं दिखेगा आपको, एक आधा अपवाद छोड़ दो तो छोटे मोटे आपको, क्योंकि यूरोप एक धीरे धीरे समय के साथ सेटल हुआ है। बट एशिया, अफ्रीका, इन सबको सेटल करने वाले यूरोपियन थे, और ऐसा सेटल किया है तुम आपस में लड़ते रहो और बीच बीच में मैं चौधरी बना रहूंगा। ये सब टॉपिक भी आएगा लास्ट में जब पढ़ेंगे ना, उपनिवेशीकरण, भी उपनिवेशीकरण, ये सब भी समझ में आएगा आपको। ये सब जगह उन्होंने समस्याएं बना के रखी हैं ताकि तुम मुझे याद करोगे, ठीक है ना। तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं उसका पूरा मैकेनिज्म एक आपके सामने आएगा, और जो नया विश्व है कैसे उनको चैलेंज कर रहा है। चैलेंज काफी कुछ कर चुका है, ऐसा नहीं कि पुरानी व्यवस्था चल रही है अब, बट स्टिल उनका दबदबा बहुत मामलों में है और मजबूर हो जाते हैं लोग। तो यहां भाग के चले गए सब, ठीक, और यहां के शासकों से संपर्क वगैरह साधा। बोलो पैसा वैसा जो लेके भागे थे सब दे रहे हैं राज्य को, तुम सेना करो, रुको वहां पे पब्लिक को, ठीक। ऑस्ट्रिया ने धमकाना शुरू किया, क्योंकि ऑस्ट्रिया राज परिवार की रानी थी, और देखो भाई मेरी राजकुमारी के साथ कुछ भी। ऑस्ट्रिया को प्रसा ने भी साथ दे दिया और आसपास के देशों ने भी साथ दे दिया, ठीक है हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो फ्रांस में जो संविधान सभा जो संसद बनी थी, संसद में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देखो तुमको आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, और यदि तुम ऐसा करोगे तो क्रांति जो है, मतलब ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, ये केवल फ्रांस की सीमा में नहीं रहेगी, हम तुम्हारे पब्लिक को भी हम सपोर्ट देंगे फिर हम, ठीक। यहाँ प्रस्ताव पारित हो रहा है संसद में। इसी बीच क्या हुआ, जो राजा रानी थे 1-1.5-2 साल से संसद के अनुसार शासन तो कर रहे थे, उनको लगा कि अब समय आ गया, बाहर की सेना वेना तैयार हो गई है, अब हमला होगा और हमें भाग चलना चाहिए फ्रांस से, फिर बाहर की मदद से हम हमला करेंगे और व्यवस्था पूरे अपने हाथ में, ठीक है। शेख हसीना यही सोच रही है ना अभी, तो शेख हसीना यही सोच रही कुछ तो होगा, दोबारा हम सत्ता में आएंगे हम, ठीक। तो राजा रानी जो है भागते हैं भेष बदल करके, और दुर्भाग्य ऐसा था कि लोगों ने पहचान लिया उनको, दिख गए होंगे, अलग से पहचान में आ गए होंगे, किसान तो थे नहीं, वो पकड़ के लाया गया, संसद में चर्चा होने लगी। भाई हमने संविधान बनाया, संविधान में यह था कि राजा वही काम करेगा जो संसद कानून बनाएगा, राजा काम भी वही कर रहा था अपने समर्थकों के साथ, ठीक। संविधान पर हस्ताक्षरकर्ता में राजा भी था, अब राजा ने ही देशद्रोह का अपराध किया है। जब संविधान बन गया तो 1.5-2 साल राजा ने शासन किया 89 के बाद वहां पे, आपको याद होगा हमने बताया था एक बार, जैसे राजा बैठता था दाहिनी तरफ राजतंत्र समर्थक बैठते थे और बाईं तरफ लोकतंत्र समर्थक, जैकोबिन, जिरोंदेस, ये सब पार्टियां बैठती थी, ठीक। इधर धर्मतंत्र समर्थक और राजतंत्र समर्थक, इसको दक्षिणपंथी कहा जाता था दाएं तरफ वाले को, और बाएं तरफ वाले को, क्योंकि वो व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहा था, बाएं तरफ वाला उग्र था। पहली बार लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट वर्ड राजनीति में यहीं से निकला है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही बाहर आया है, ठीक। अब राजा को पकड़ा गया तो संसद में बहस शुरू हो गई, कुछ थोड़ा उदार व्यवहार के पक्ष में थे, जैकोबिन का कहना था, युवा थे और उग्र थे, कि नहीं अपराध किया है और कानून सबके लिए बराबर होगा, देशद्रोह के अपराध में मृत्युदंड है, तो राजा और रानी को भी मृत्युदंड मिलना चाहिए। तो सहमति नहीं बन पाई, तो जैकोबिनों ने क्या किया, ताकत के दम पे सत्ता पे कब्जा, कि भाई फ्रांस के भीतर और फ्रांस के बाहर क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र किया जा रहा है, क्रांति की रक्षा के लिए हमें असाधारण कदम उठाने होंगे। क्रांति का मतलब बदलाव, परिवर्तन, संविधान का शासन, कानून का शासन, स्वतंत्रता, समानता, मानवाधिकार, सबको रोजगार का अधिकार, जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, ये क्रांति थी, इस बदलाव की बात हो रही थी, ठीक। क्रांति खतरे में है, असाधारण कदम, और उन लोगों ने क्या किया, सत्ता पे कब्जा, ठीक, एक नया संविधान बना दिया। तो जैकोबिन के काल को, जैकोबिन का काल क्या प्रमुख होगा, अब गणतंत्र का काल या नेशनल कन्वेंशन का काल जो संसद था, या आतंक फैलाया, रेन ऑफ टेरर भी कहते हैं, आतंक का काल भी कहते हैं,
लिखवाऊंगा मैं आपको, बहुत कम लिखना है, बट एक बार फ्लो में आपको समझना है कि क्रांति कैसे घटनाएं परिवर्तित होती हैं। ठीक ऐसे करके उनका काल शुरू हो गया। उसी समय एक मशीन था, उसको कहते थे गिलोटीन। संसदीय परंपरा में आप पढ़ेंगे गिलोटीन के बारे में, संसदीय कार्रवाई में, है ना। राजा और रानी को गिलोटीन पर लगा दिया गया, उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। जबकि रानी को बुद्धि ही नहीं, राजा को भी बुद्धि नहीं था, सच में तो यही था, दोनों को बहुत बुद्धि नहीं थी। ठीक, जो घटनाक्रम बताते हैं, सलाहकार सारा खेल कर रहे थे, और कुछ महीनों के भीतर 15-17 हजार लोगों को फांसी पे, जिसपे खतरा होता था रॉबस्पियर को, जैकोबिनो का नेता था। वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो किताब थी रूसो का, वो हमेशा अपने साथ लिए चलता था। सोता भी था तो कहा जाता तकिए के नीचे रख के सोता था वो, उस किताब। उसके विचारों के इतना बोला कि नहीं, क्रांति पे कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। बहुत सारे निर्दोष और योग्य लोग भी मारे गए संदेह के आधार। उसने कर दिया, सेना अनिवार्य होगी अब। फ्रांस की एक एक पब्लिक को खतरे में, जब राजा रानी वाली घटना हुई, बाहर से हमला हुआ, पूरे फ्रांस में अनिवार्य सैन्य भर्ती कॉन्सेप्ट भी पहली बार आया। अब खास लोग सेना में नहीं जाएंगे, मतलब केवल अब आम लोग भी सेना में। वृद्धों का भी काम है सेना में जब राष्ट्र खतरे में, बच्चों का भी काम है, महिलाओं का भी काम है। अभी क्या होता था, सेना में कुछ खास लोग होते थे, चंद हजार लाख लोग। अभी क्या हुआ, पूरे फ्रांस को सैनिक राष्ट्र में बना दिया जैकोबिन ने। मरहम पट्टी का काम करना है महिलाओं को, ठीक है, बच्चों को भाई असिस्ट करना है महिलाओं को, वृद्धों को जोश पैदा करना है युवाओं में लड़ने के लिए, सबको सैन्य सेवा देनी है। अब जो ऑस्ट्रिया प्रसा की जो भाड़े की सेना थी और फ्रांस की जो नागरिक सेना थी, ये भारी पड़ गई उनकी सेना के ऊपर। समझ में आ रही बात ना, ये भारी पड़ गई, कई गुना विशालकाय सेना, उनकी सेना को हराया। आसपास के देशों में खलबली मच गई। अब इसने कहा कि क्रांति अब केवल फ्रांस की सीमा में नहीं रहेगी, बल्कि हर देश में क्रांति जाएगी। अब जैकोबिन ने कहा, एक घटना फ्रांस के भीतर की, अब ये हुआ ये परिवर्तन। प्रताड़ित लोग तो सब जगह थे, जर्मनी में, इटली में, सब जगह हलचल शुरू हो गई। सब लोग फ्रांस की क्रांति से कि ये लोग आएंगे और हमारी मदद भी और हमें भी मुक्ति, बात फैलनी शुरू हो गई ऐसे करके। तब था कि भी कैसे भी करके इसको फ्रांस की सीमा के भीतर रोकना है। आगे चल करके इसमें ब्रिटेन, हॉलैंड सब इन्वॉल्व हो गया। राजतंत्र तो सब जगह था। ब्रिटेन कहता था परिवर्तन हो, बट इस तरह से नहीं कि राजा रानी को फांसी पे। हर राजा रानी को डर लग रहा था अगला कौन, नेक्स्ट कौन वाली बात आ गई थी। खैर, कुल मिलाकर के फ्रांस के बढ़ते हुए फौज को रोका गया, बट फ्रांस ना आंतरिक मोर्चे पे भी जूझ रहा था, तो जैकोबिन नेताओं की भी हत्या कर दी गई फ्रांस में। एक नया शासन शुरू हुआ क्रांति के दौरान, और पूरी तरह से अव्यवस्था आ गई फ्रांस में। उसी अव्यवस्था के बीच में से एक सैनिक अधिकारी के रूप में नेपोलियन का राइज, 1799 में जबरन सत्ता पे कब्जा फ्रांस में, और वो कहता क्रांति तो पूरे यूरोप में जाएगी। 4-5 वर्षों के भीतर स्पेन, बेल्जियम, हॉलैंड, जर्मनी, इटली, पोलैंड सबको निपटा दिया उसने। और हर देश में संविधान, कानून, कल्पना से पड़े था जर्मनी में, पोलैंड में, इटली में, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था है कि वहां कोई आंदोलन भी नहीं चल रहा है बहुत ज्यादा। तो देखते ही देखते फ्रांसीसी क्रांति का जो परिवर्तन था, पूरे यूरोप के घर घर में चर्चा का विषय। अब एक तरफ पुराना यूरोप और एक तरफ नया यूरोप। पुराना यूरोप सामंत पादरी शासक वर्ग, नया यूरोप मध्य वर्ग, निम्न वर्ग। पुराना यूरोप राजतंत्र धर्मतंत्र चाहता है, नया यूरोप लोकतंत्र गणतंत्र चाहता है। तो फ्रांसीसी क्रांति ना ज्यादा बड़ा इंपैक्ट वाली घटना अमेरिका की तुलना में, और अगले 40-50 वर्षों में यूरोप सेटल हो जाएगा। अभी केवल इससे सेटल नहीं होगा, इसने चिंगारी तो लगा दिया यूरोप में, तो कई बार विस्फोट होंगे। 2-4 विस्फोट के बाद पूरा यूरोप धीरे धीरे सेटल, और फाइनली वो सब जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था परिवर्तन के साथ 1-2-4 अपवादों को छोड़ देंगे तो आ जाएगी। इस तरह से लोकतंत्र की विकास यात्रा शुरू हुई है आधुनिक विश्व में।
पुनर्जागरण, भौगोलिक खोज, प्रबोधन के रास्ते, अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति के रास्ते, 1850, 60, 70 तक आते आते यूरोप पूरा सेटल हो जाएगा, अपवाद हैं। ठीक, ये लोकतांत्रिक पहला वेव माना जाता है इसको, लोकतंत्र का दुनिया में, पूरी दुनिया में फर्स्ट वेव माना जाता है इसको। ठीक, ऐसे कई वेव हैं लोकतंत्र के, सेकेंड वेव है, थर्ड वेव है, फोर्थ वेव है। कभी आप आईआर पढ़ेंगे तो अरब स्प्रिंग की चर्चा होगी, 2011 में ट्यूनीशिया से शुरू हुआ था, रिसेंट घटना है। अरब देशों में लोकतंत्र को लेकर भयानक आंदोलन चला, उसके बाद से ही सीरिया डिस्टर्ब है, उसी घटना के बाद से इजिप्ट डिस्टर्ब है, काफी कुछ इजिप्ट सेटल हो गया है। ठीक, सऊदी अरब, ईरान तक में भी डिस्टर्बेंसेस शुरू हो गए थे, उसके बाद वो वेव भी शांत हो गया। ऐसे करके ना लोकतंत्र का वेव चला है पूरी दुनिया में, फर्स्ट वेव है ये, तो पूरे यूरोप को अपने आगोश में ले लेगा फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ। क्रांति और नेपोलियन दोनों की घटनाओं को संयुक्त तौर पर देखा जाता है इसको। सेटल हो जाएगा, नेपोलियन के हारने के बाद फ्रांस में फिर राजतंत्र आ जाएगा 1815 में। ठीक 15 वर्षों के बाद पब्लिक फिर पगलाएगी फ्रांस की। जैसे फ्रांस की पब्लिक पगलाएगी, वहां का राजा भागेगा, अब इस बार यूरोप के कई देशों में पब्लिक पगलाएगी। फ्रांस में शुरू हो गया है, तो बाकी देशों में भी राजा भागेंगे, उठापटक होगी, संविधान बनेगा। 1830 की क्रांति कहते हैं इसको। फ्रांस को सर्दी लगती थी और पूरा यूरोप छींकने, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री ने यह बात कही थी। तो ये चूंकि सब इंटरकनेक्टेड टॉपिक है, एक टॉपिक पे आएगा, 4 टॉपिक को जोड़ के पूछेगा, है इंटरेस्टिंग और सिंपल सिंपल बातें हैं। ठीक, इसलिए कभी कभी फ्लो में ना लगातार समझाऊंगा, ताकि आगे की घटनाओं के बारे में एक सेंस आपको बन जाए कि कैसे लेके चलने वाले हैं। फिर मैं लिखवाना समझाना कार्यक्रम चलता रहेगा आपका। तो हम लोग इस समय तात्कालिक कारण की बात करने के बाद घटनाक्रम थोड़ा समझाया, आगे कैसे कैसे क्या हुआ, आगे की बात मैंने की आपसे। अब वो सब हम लिखते हुए, और कहीं जरूरत पड़ी तो फिर समझा दूंगा मैं आपको, है ना। लिखिए अब आप, ये हो गया तात्कालिक कारण। यहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल हो गए राजा की मूर्खता के। ठीक है, अब आप लिखें घटनाक्रम। घटनाक्रम भी समझा दिया, ज्यादा कुछ नहीं है, बट लिख लें फिर भी आप। 1789 से 92, इसको कहते हैं राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा का चरण। ठीक, जो पब्लिक आई थी उन लोगों ने संविधान बनाना शुरू कर दिया, इसको कहा ही जाता है राष्ट्रीय सभा या संविधान सभा का चरण। नाम और भी चेंज होंगे, व्यवस्थापिका सभा भी इसमें आ जाएगा। मैं आपको 3 स्टेज में बता रहा हूं, कहीं 4-5 स्टेज भी होते हैं अलग अलग, जैसे मैं समझा ही चुका हूं, बार बार एक ही बात क्या बताना, जैसा जरूरत पड़ना है आपको। आपके लिए 3 स्टेज भी बहुत हैं, इसमें से सवाल नहीं आएंगे, लेकिन एक क्रांति से आपको यह समझ में आएगा कि बदलाव किसी देश में किस तरह से पहली बड़ी घटना है। ये भी जरूरी नहीं है आपके एग्जाम के लिए, लेकिन समझने के लिए जरूरी है आपके कॉपी में। ठीक, इसमें क्या क्या हुआ तो लिख लें आप। विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा, विशेषाधिकारों को समाप्त करने की घोषणा, विशेषाधिकार क्या थे? कर नहीं देना, कर लेना, कुछ पदों पर नियुक्ति, बेगार लेना, ये सब उनके प्रिविलेज सब खत्म। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से सामंती व्यवस्था समाप्त। एक तरह से मतलब क्या हुआ? सामंती व्यवस्था समाप्त। लिखें, मानवाधिकारों पर प्रस्ताव पारित,
मानवाधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें लिख लें आप, पारित किया गया, लिखें आप, जैसे देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कौमा, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, कानून जन इच्छा की अभिव्यक्ति होगी, ठीक है, जन इच्छा की अभिव्यक्ति होगी। लिखें रोजगार का अवसर समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगा, समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगा, ठीक, समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध होगा। नेक्स्ट लिखें आप, देखिए जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति की सुरक्षा का अधिकार। नेक्स्ट लिख लें आप, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता इत्यादि। तो इसमें कह दिया गया, तुरंत प्रस्ताव पारित हुआ कि फ्रांस में कुछ भी होगा उनमें इन सब बातों का हम ध्यान, और ये फ्रांस की जनता के लिए नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए जरूरी है, ये बात भी कही गई। दो मैसेज हो गया, एक तो बराबरी का मैसेज इसमें आ गया, सबके लिए बराबरी का अधिकार, समानता का मैसेज। देखो विशेषाधिकार गया तो क्या आया, समानता। मानवाधिकार में किस पे बल है, समानता पे बल है। तो फ्रांसीसी क्रांति के कार्यों का निष्कर्ष है समानता और स्वतंत्रता। समझ में आ रही बात सभी को ना, क्यों कहा जाता है समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा फ्रांसीसी क्रांति के देन है। इन्हीं सब कार्यों के आधार पर यह बात निष्कर्ष ड्रॉ किया जाता है। 5-6 बात मैंने क्यों लिखा दी, 9th या 10th वाली एनसीईआरटी में, फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर में जो भी एनसीईआरटी चलती है, अलग से ना पूरे मानवाधिकारों को घोषणा पत्र दिया हुआ है। एक तो खतरा रहता है कभी कभी, एनसीईआरटी में यदि कुछ दिया गया, हाईलाइट किया गया है, तो क्वेश्चन के रूप में आने का खतरा बना रहता है, ठीक है। तो वो तो चलो आप करते रहोगे, बस जस्ट मैं बता रहा हूं आपको, वरना एक लाइन में इसको उड़ा देते हैं हम, क्योंकि हाँ तो जरूरत नहीं लगती, बट वो चूंकि वहां मेंशन किया हुआ है, एनसीईआरटी बच्चे पढ़ते रहते हैं, यूपीएससी कभी कभी तो ध्यान दे देती है, किसी किसी क्वेश्चन में पूछ लेती है वो, हमारे वो संभावनाएं भी रहनी चाहिए हमारे नोट्स में ना, इसलिए हम कहते हैं कि आप नोट्स डिजाइन में ना सब बातें ध्यान रखते हैं हम लोग की, ठीक है। नेक्स्ट लिखें आप, 2 पॉइंट हो गया आपका। तीसरा लिखें आप, लिखे एक संविधान का निर्माण, संविधान का निर्माण तथा शक्ति पृथक्करण पर आधारित सरकार का प्रावधान। शक्ति पृथक्करण पर आधारित सरकार का प्रावधान, ठीक है, पृथक्करण पर आधारित सरकार का प्रावधान। अब देखो मोंटेस्क्यू ने यह बात कही, रूसो ने वो बात कही, आपको दिख रहा है सारी इन बातों प्रस्तावों में। तो जो लोग क्रांति कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, वो किनके विचारों से प्रभावित हैं, प्रबोधन के विचारों से प्रभावित है। तो जो प्रबोधन था ना, वो क्रांति का उतना महत्वपूर्ण कारण नहीं था, बट क्रांति किस दिशा में जाएगी उस दिशा को सुनिश्चित करने का काम। जैसे अभी क्या होता है, क्वेश्चन आपको देखोगे ना, अप्लाइड के बारे में हमने कभी समझाया था, अंडरस्टैंडिंग है तो किसी भी रूप में सवाल आएंगे, आपको अपनी जानकारी का इस्तेमाल करना, उसे प्रेजेंट करना है। ये क्रांति आगे बढ़ ही रही है प्रबोधन के बताए हुए रास्तों पे, इन बातों का ये भी एक मतलब निकल रहा है, ठीक। एक और पॉइंट लिखें आप,
लिखें, पादरियों को राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत लाया गया, यानी अब पादरियों पे पोप का कानून नहीं चलेगा। ठीक, अब राष्ट्र का कानून चलेगा। हाँ, पोप से अनुमति ले लेंगे हम। इससे क्या होता है, राष्ट्र संप्रभुता की अवधारणा और मजबूत है। बाहर का लोग तय नहीं करेगा, फ्रांस के लोग तय करेंगे फ्रांस के बारे में। ठीक, तो इस पॉइंट का ये एक मैसेज है, राष्ट्र के तौर पे फ्रांस को और एक मजबूती मिली। ये पहला फेज था, इसमें और बहुत सारी बातें हैं। संसद बन गया। अब कार्यपालिका काम राजा अपने मंत्रियों की मदद से करेगा। निर्वाचन होगा। निर्वाचन के लिए संपत्ति संबंधी योग्यताएं थी, क्योंकि पहली बार निर्वाचन शुरू हुआ था वहां पे भी। पैसे वाले लोगों को, क्रांति में भूमिका आम लोगों की बहुत ज्यादा थी, बट मत देने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार पैसे वाले लोगों को। अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, इन सबको मध्यवर्गीय क्रांति भी कहते हैं। 30 की क्रांति को, 48 की क्रांति को। शुरुआती जो लोकतांत्रिक क्रांति है, इसको मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा जाता है। किसी भी किताब में पढ़ेंगे आप कि परिवर्तन में आम लोगों की भूमिका है, बट जब व्यवस्था बदलती है तो आम लोगों को महत्व। अगले 50-60 वर्षों में आम लोगों की बेचैनी और बढ़ेगी, और जब इस व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, फिर एक नए नायक का उदय होगा, उसका नाम होगा कार्ल मार्क्स। बोलेगा रुको, मैं बताता हूं तुम्हें न्याय कैसे मिलेगा। फिर वो एक अलग खेल शुरू होगा। उसके राइज होते ही इस उदारवाद में परिवर्तन आना शुरू। ऐसे करके पूरी दुनिया व्यवस्था इवॉल्व हुई है यूरोप की। अब मार्क्स में द्वंद्वात्मक, सब में लगे रहते हैं हम। भौतिकवाद तो उसने बोला, फला बोला, पिला बोला, ये बोला। आया क्यों वो, क्या चल रहा था उस समय दुनिया में, और क्या विकल्प दिया उसने दुनिया के लिए। यूरोप का मतलब दुनिया है उस समय, तो ऐसे देखा जाता है। फिर वो बोलेगा हमारी व्यवस्था ठीक, और ये बोलेंगे हमारी व्यवस्था ठीक, उदारवाद ठीक। दोनों में टकराव चलेगा फाइनली 91 तक। 91 के बाद पूरी दुनिया में मान लिया गया कि मार्क्सवाद में बहुत दम। ये सब पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छे से महसूस करेंगे आप। यूएसएसआर के विघटन के बाद, राजतंत्र के बाद दुनिया में क्या बेहतर होगा, लोकतंत्र या मार्क्सवाद। ये संघर्ष चलेगा। उसी संघर्ष में सारे टॉपिक निपट जाएंगे। इसी थीम पे सारे टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है, इसी दो विचारों के टकराव में सारे टॉपिक, फासीवाद, नाजीवाद, सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, इन लोगों ने अति उत्साह में काम क्या किया, जो राष्ट्रीय सभा वाले लोग थे, इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, अब जो नया संसद बनेगा ना, बहुत उत्साहित थे कि भाई हम लोग जीत गए हैं। तो जिन लोगों ने संविधान बनाया वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक बड़ी गलती होगी, क्योंकि ये बड़े अनुभवी लोग थे और त्याग करने वाले लोग थे। यदि ये संसद में होते तो चीजों को संभाल लेते। तो क्या हुआ, नए लोगों के लिए स्पेस मिल गया, जिसमें बड़ी संख्या में जोकोबिन वगैरह भी जीतकर युवा लोग। तो पहला जो चुनाव हुआ वहां, वो अपने संविधान निर्माताओं से वंचित रह गया फ्रांस। अब ऐसे बहुत सारी और भी आलोचनाएं हैं। ठीक, ये फेज चला, तब तक दूसरा फेज आ जाएगा आपका। लिखिए आप सेकंड फेज। लिखें 1792 से 1795। यहां लिख लें आप, जैकोबिन या गणतंत्र या आतंक का काल। वैसे तो 93 से आया है, बट आप 92 ही लिख लीजिएगा। जैकोबिन का काल या गणतंत्र का काल या आतंक का काल, रेन ऑफ टेरर, रेन ऑफ रिपब्लिक और एरा ऑफ जैकोबिन, अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है, थोड़ी देर पहले हमने कहानी बताई। मसला क्या था, जो लोग क्रांति के डर से भाग गए थे, वो बाहर जाके लोगों को भड़का रहे थे, और बाहर वाले राजा वगैरह भी अब डर गए थे। सामंत पादरी भी कि हमें रोकना पड़ेगा। रिश्ते नाते पादरियों के भी थे ना, सामंतों के भी थे। सामंत परिवार में शादियां होती थी जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, सब संबंधों से बंधे हुए थे ना।
हरियाणा की शादी यूपी में, यूपी की शादी पंजाब में, ये तो नॉर्मल सी परंपरा चलती आई है। अब थोड़ा ग्लोबल हो गया शादी वादी, मतलब अब ठीक है ना, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में, ठीक है ना, वरना तो नॉर्मल था उस समय। नहीं देखो, किसी दौर में ये भी ग्लोबल हम भी थे। हम चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यूनानी राजकुमारियों से विवाह किया था, ऑफर आया था उसके पास, ठीक है ना। कोई एक दौर रहा है अपना भी, ऐसा नहीं है। यूरोपियन सब आते थे शादी वादी करने के लिए भी यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली जैकोबिन गणतंत्र आतंक हुआ ये जब बाहर वालों ने धमकाया और राजा रानी जब पकड़े गए, संसद के हंगामा हुआ, आपस में सिविल वॉर शुरू हुआ, जैकोबिन ने सत्ता पे कब्जा, बोला अब हम क्रांति की रक्षा करेंगे। अब इन्होंने क्या क्या किया उसके बारे में कुछ पॉइंट्स आप लिख लीजिए। देखिए आप, राजा एवं रानी को फांसी की सजा दी गई। राजा एवं रानी को फांसी की सजा दी गई। ठीक है। अब एक तरह दो कई बातें इसमें सामने आ गई। एक तो पहला हो गया, कानून से ऊपर कोई भी, कानून के समक्ष सब बराबर होंगे। ठीक। पहले क्या था, राज परिवार के लिए कोई कानून नहीं होता था, वो जो आदेश देते वो कानून होता था। एक तरह से कानून का शासन भी कानून के समक्ष बराबर है, प्लस कानून का ही शासन होगा। आज कैसे कहते हैं कानून का शासन है, तो नॉर्मल सी बात है। बट उस समय बड़ी बात थी कि कानून का शासन है, कानून के समक्ष समानता। उसको स्थापित करने के लिए संघर्ष हो रहा है समाज में, क्रांति, बदलाव हो रहा है। बदलाव के दौर से गुजर रहा है फ्रांसीसी समाज। एक महत्वपूर्ण घटना हो गई। अगला पॉइंट लिखें, एक नए संविधान का निर्माण, एक नए संविधान का निर्माण और 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 कार्यपालिका का प्रमुख निर्वाचित व्यक्ति होगा। निर्वाचित व्यक्ति होगा, ब्रैकेट में लिख लें आप, फ्रांस गणतंत्र के रास्ते पर। ठीक है, फ्रांस गणतंत्र के रास्ते पर। ठीक। अमेरिका गणतंत्र के रास्ते पे जा चुका था। अभी पहले तो इस लोगों ने राजा को एक्सेप्ट कर लिया, जब राजा ने ऐसा काम कर नहीं, अब निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्र का प्रमुख। फ्रांस आज भी गणतंत्र ही है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है। कार्यपालिका प्रमुख वहां भी राज परिवार के लोग होते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण है कि ब्रिटेन में जब बदलाव शुरू हुआ तो राज परिवार के लोगों ने जबरदस्त योगदान, परिवर्तन को समर्थन दिया। राज परिवार के लोगों ने टकराव ज्यादा नहीं किया, थोड़े समय के बाद वो मान गए ठीक है बदलाव। तो राज परिवार के लोगों ने योगदान दिया वहां संक्रमण में। तो ब्रिटेन में आज भी राज परिवार का सम्मान, ठीक है, जो वहां चल रहा है ना, तो इसलिए सम्मान, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, उस प्रोसेस में पूरा योगदान दिया उन्होंने, अपनी भूमिका को समझा। ठीक, तो दूसरा बड़ा बदलाव हो गया। नेक्स्ट लिखें आप, लिखें, पड़ोसी राष्ट्रों की सेना से लड़ने के लिए पड़ोसी राष्ट्रों की सेना से लड़ने के लिए अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून लागू किया गया। सैन्य भर्ती कानून लागू किया गया। ठीक है, ठीक है, अनिवार्य सैन्य भर्ती कानून लागू किया गया पड़ोसी राष्ट्रों की सेना से लड़ने के लिए। ठीक, ब्रैकेट में लिख लें आप, सेना के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन। सेना के स्वरूप में व्यापक परिवर्तन। ठीक है,
यानी अब ये हुआ कि कोई भी आम व्यक्ति सेना में शामिल योग्यता के दम पे आगे जा सकता है। पहले सामंती सेना होती थी, और एक कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं, राष्ट्र खतरे में है। पब्लिक को भी लगा आज हम नहीं लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए तो कल हमारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। पब्लिक ने भी जमकर के भाग लिया। फ्रांस सैनिक राष्ट्र में बदल गया था, ये जो राष्ट्रीयता थी सैन्य राष्ट्र में बदल गया था उस समय। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है इसमें भी, तो अनिवार्य भर्ती कानून लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें आप। देखिए, फ्रांसीसी जनता को नागरिक कहकर संबोधित किया जाने लगा। सिटीजन, नागरिक कह करके। आपको याद होगा टीपू सुल्तान भी अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। टीपू सुल्तान भी अति उत्साह में अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। ठीक है, नागरिक कहा जाने लगा। क्लास में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, हम सब अलग अलग क्षेत्रीय पहचान है, अलग अलग भाषा से जुड़े हुए हैं, बोलियां हैं, जाति अलग है, धर्म अलग है, जेंडर भी अलग है बहुत। एक चीज हम सब में कॉमन है, हम सब भारत के। इससे क्या हुआ, फिर एक समानता का मैसेज। नागरिक के पीछे उसका एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है, और एक इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट भी होता है। समझ में आ रही बात? तो बातों को जब बार बार देखेंगे तो समानता की तरफ बहुत ज्यादा झुकाव होगा इस पूरे क्रांति का। इक्वालिटी और लिबर्टी पे इसका बहुत झुकाव होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। देखिए, आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम कीमतें निर्धारित कर दी गई। आवश्यक वस्तुओं की अधिकतम कीमतों का निर्धारण। जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं उसका फिक्स कर दिया गया, इसके ऊपर तो बेचा ही नहीं जाएगा। ठीक है, यानी किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए खाने पीने की, मतलब कल्याणकारी राज्य की तरफ एक नया प्रयोग फ्रांस कर रहा है। नेक्स्ट लिखें आप। मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें आप। फ्रांसीसी गणतंत्र से दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई। दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा की गई। स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा। ठीक, यहां नोट करके लिखें आप। लिखें, जैकोबिनों के आतंक के शासन से, जैकोबिनों के आतंक के शासन से फ्रांसीसी जनता भी त्रस्त थी। फ्रांसीसी जनता भी त्रस्त थी, त्रस्त यानी परेशान थी। अंततः अंततः जैकोबिन नेताओं की हत्या कर दी गई। और एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था, या ऐसे कर लेंगे, और शासन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया। थोड़ा चेंज कर लीजिएगा इसको। और शासन के क्षेत्र में एक नया प्रयोग किया गया। ठीक है, पहली बार में क्या हुआ, कार्यपालिका प्रमुख कौन होगा, राजा होगा। राजा ने धोखा दे दिया।
दूसरी बार में क्या हुआ, गणतंत्र होगा, रॉबस्पियर, एक व्यक्ति के हाथ में पूरी सत्ता आ गई, उसने आतंक फैला दिया। अब हुआ कि नहीं, अब एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, कार्यपालिका प्रमुख एक व्यक्ति नहीं होगा, 5 व्यक्ति होंगे और 3-3 महीने के लिए वो प्रमुख होंगे। राजा ने धोखा दे दिया, जैकोबिन ने अति कर दिया। फ्रांस है लोकतंत्र के रास्ते पे, बट नया नया प्रयोग, ठीक। इसको ऐसे देखिएगा कि जिस जिस देश में संक्रमण हुआ है ना लोकतंत्र में, जैसे बहुत से देशों ने उपनिवेशवाद की कीमत अदा की है शोषण के रूप में, तो बहुत से देशों ने संक्रमण में कीमत अदा की है, हजारों की संख्या में लोग मारे गए हैं, संपत्ति का नुकसान। इतना आसानी से व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ है। आसानी से व्यवस्था परिवर्तन एक ही देश में हुआ, वो है ब्रिटेन। वो आगे देखेंगे, उसकी बात भी करेंगे हम। वो कई मामलों में समय से आगे या परिस्थितियों को भांप लेता है वो, ठीक है कि ऐसा होने वाला है। तो ब्रिटेन की धरती पे खून खराबा और हलचल बहुत कम होगा, ठीक है, ये उसकी बहुत खासियत रही है। तो नई व्यवस्था, अब आप लिखें पॉइंट नंबर 3 में, डायरेक्टरी का शासन। सत्रह से 99। डायरेक्टरी का शासन, ठीक है आप, कि कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में, कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में 5 डायरेक्टरों की नियुक्ति की गई। पांच डायरेक्टरों की नियुक्ति की गई, ठीक है। यानी 5 लोग मिलकर के निर्णय लेंगे, एक तरह से 5 राष्ट्रपति 5 प्रधानमंत्री वाली बात। एक उसका अध्यक्ष होगा 3 महीने के लिए, फिर अगला अध्यक्ष होगा 3 महीने के लिए, ऐसे करके सिस्टम चलेगा, ठीक है। ताकि एक व्यक्ति के हाथ में पावर होने से वो आताताई हो जा रहा है, एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच जा रहा है। ये सब लोकतंत्र की दिशा में क्या है तो क्रांति, बट नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं फ्रांस के अंदर, ठीक है। हालांकि इसी में लिखे, हालांकि यह प्रयोग भी बहुत सफल नहीं रहा। सफल नहीं रहा, भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी। भ्रष्टाचार और अराजकता चरम पर थी, और इन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए लाभ उठाते हुए 1799 में नेपोलियन ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। नेपोलियन ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। इसमें बहुत सारी बातें याद नहीं रखनी है आपको, ऐसे जब भी पढ़िएगा तो पढ़ लिया करिएगा, कारण याद रखिएगा, क्योंकि कभी सवाल ऐसे आ जाएगा ना कि जैसे हमने बताया ना, बुद्धिजीवियों ने न केवल क्रांति की पृष्ठभूमि को निर्मित की, बल्कि आगे का मार्ग भी। तो आपको आगे का मार्ग उदाहरण लेने पड़ जाएंगे, आपको प्रबोधन पे सवाल आ सकते हैं। जैसे सवाल ऐसे आ सकता है, मान लो कभी कि प्रबोधन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना, प्रबोधन से आप क्या समझते हैं कि प्रबोधन युगीन कुछ प्रमुख विचारकों के विचारों को संक्षेप में बताएं और उसके प्रभाव का भी आकलन करें, ऐसे करके भी कोई सवाल आ सकता है। तो अब आपके पास डिटेल में फ्रांस का एग्जाम्पल हो गया, अमेरिका का कुछ उदाहरण है, ब्रिटेन का उदाहरण भी अभी आने वाला है जब हम पढ़ेंगे तो हम थोड़ा बहुत, तो आपके पास एक आइडिया है मोटे तौर पे कि हाँ प्रबोधन पे प्रश्न भी आ सकते हैं, ठीक है। अब आप लिखें फ्रांसीसी क्रांति का महत्व,
थोड़ा समझा दिया था मैंने पहले आपको, अब लिख पा रहा हूँ। फ्रांसीसी क्रांति का महत्व। ठीक, लिखें, राष्ट्र से आशय केवल क्षेत्र नहीं, राष्ट्र से आशय केवल क्षेत्र नहीं बल्कि वहां रहने वाले लोग हैं, वहां रहने वाले लोग हैं। इस अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति ने, इस अवधारणा को फ्रांसीसी क्रांति ने मजबूती से स्थापित किया। ठीक है, एक बड़ी बात जो मानी जाती है फ्रांसीसी क्रांति को, ये मानी जाती है। अगला पॉइंट लिखें आप, देखिए, संप्रभुता जनता में निहित है, और जनप्रतिनिधियों के द्वारा जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन का संचालन होगा, शासन का संचालन होगा। क्रांति ने इस तथ्य को भी स्थापित किया, क्रांति ने इस तथ्य को भी स्थापित किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें, देखिए, लोकतंत्र के दिशा में, लोकतंत्र की दिशा में क्रांति के दौरान नए नए प्रयोग किए गए, लोकतंत्र की दिशा में क्रांति के दौरान नए नए प्रयोग किए गए, और प्रत्येक प्रयोग में संविधान एवं कानून का महत्व बना रहा। ठीक, कहने का मतलब हो गया कि अब धार्मिक कानून का महत्व नहीं है शासन के लिए, या राजा की मर्जी से नहीं, बल्कि संविधान और कानून से देश चलेगा। तीन प्रयोग हो गए ना, पहला प्रयोग, दूसरा प्रयोग, तीसरा प्रयोग। हर प्रयोग में संविधान और कानून बना के ही काम किया गया। ठीक, उसका दुरुपयोग करने की अलग बात है, दुरुपयोग तो आज भी कानून का होता है कहीं पे भी। बट इसके पहले क्या था कि नहीं, राजा की मर्जी से ही शासन या धार्मिक कानून से ही शासन का संचालन, एकदम से व्यवस्था बदल गई। जनता के द्वारा बनाया गया कानून, रूसों के जो विचार वगैरह थे वो सब यहाँ हावी हो गए। तीनों प्रयोग में हम इस बात को मजबूती से देख रहे हैं, संविधान एवं कानून का शासन। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें कि क्रांति के दौरान कल्याणकारी और समाजवादी राज्य की भी झलक देखी गई। राज्य की भी झलक देखी गई। एक थोड़े समय के लिए एक फेज आया जैकोबिन के समय, ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, सीमित समय के लिए, सीमित समय के लिए। अगला पॉइंट लिखें आप,
क्रांति के सभी चरण में राज्य को धर्म से अलग रखा गया। और आगे भी फ्रांस में यह व्यवस्था बनी रही। आगे भी व्यवस्था बनी रही। ठीक है, ये देख रहे हो सब आधुनिक राजनीति के दिशा में बदलाव, आधुनिक विश्व। अगला पॉइंट लिखें आप, लिखें विशेषाधिकारों पर प्रहार, कौमा मानवाधिकारों की घोषणा, मानवाधिकारों की घोषणा, कौमा कानून का शासन, कानून का शासन इत्यादि के द्वारा मजबूती से समानता, स्वतंत्रता, को स्थापित करने पर बल दिया गया। ठीक, विशेषाधिकारों की समाप्ति की घोषणा, मानवाधिकारों की घोषणा, ठीक है, और कानून का शासन, ये सब समानता स्वतंत्रता की बात उसमें मजबूती से की गई, व्यवस्था कोई भी हो, दौर को भी हो। अगला पॉइंट लिखे, इन परिवर्तनों का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं था। इन परिवर्तनों का महत्व केवल फ्रांस के लिए नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों पर दिखा। शीघ्र ही यूरोप के अन्य देशों पर दिखा। ये भी हम नेपोलियन के साथ, इसको उदाहरण के साथ देखेंगे हम, विश्वव्यापी महत्व की घटना मानी जाती है ना इसको। अगला पॉइंट लिखें आप, इटली जर्मनी के एकीकरण, इटली जर्मनी के एकीकरण तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रीय चेतना के उदय को भी इस क्रांति ने प्रभावित किया। ये सब अगला टॉपिक है हमारा, पढ़ने वाले इसके बाद हम लोग इटली जर्मनी के एकीकरण, दक्षिण पूर्वी यूरोप में राष्ट्रवाद। वहाँ जब भी पहला पॉइंट पढ़ेंगे फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव से परिवर्तन, पूरा भी टॉपिक ही पढ़ने वाले हैं। इस घटना ने आगे परिवर्तनों की एक लंबी श्रृंखला को जन्म दिया है यूरोप, फ्रांसीसी क्रांति ने, तो उसका क्रक्स सारांश के रूप में रख रहे हैं हम लोग। लिखें आप, देखिए क्रांति जनित युद्धों के कारण स्पेन पुर्तगाल जैसे राष्ट्र
आंतरिक समस्याओं में उलझ गए, आंतरिक समस्याओं में उलझ गए और इसका लाभ वहाँ के राष्ट्रीय आंदोलन को मिला। आंदोलन को मिला। अब जैसे आप कभी देखोगे मैप पे, जैसे मान लो ब्राज़ील हो गया आपका, ठीक। आप आप ले लो, आप जैसे मान लो उरुग्वे है, पराग्वे है, चिली है, पेरू है, वेनेजुएला है, ठीक है। ये सब जितने भी राष्ट्र हैं आपके, बोलिविया हैं, मैक्सिमम पे तो स्पेन का नियंत्रण था और ब्राज़ील पे पुर्तगाल का नियंत्रण था। एक तरफ क्या हुआ, अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष से क्या हुआ, वहां के लोगों को प्रेरणा मिली कि हमें भी भगाना, इन लोगों को खदेड़ना है यहाँ से, ठीक। और अमेरिका ने सपोर्ट भी कर दिया। तो ये रीजन तो ये हो गया इन राष्ट्रों की आज़ादी का 1823 में। दूसरा क्या हुआ, जब फ्रांसीसी क्रांति का इंपैक्ट स्पेन और पुर्तगाल में भी, वहां की सरकार भी उलझ गई कि अपनी गद्दी बचाए कि उपनिवेश को देखे। और ब्रिटेन ने थोड़ा उलझने दिया इन लोगों को, भाई तुमने हमें अमेरिका से निकाला है, तो तुम्हें हम दक्षिण अमेरिका से। वो नहले पे दहला मारने में कभी भी नहीं चूकता है, ठीक। अब ये सब अंदरूनी मामलों में उलझ गए, तो स्पेन को फुर्सत ही नहीं थी कि वो दक्षिण अमेरिका को देखे। तो दक्षिण अमेरिका को स्वतंत्रता मिली 1823 में। एक तो राष्ट्रीय चेतना का उदय एक कारण है, दूसरा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरणा मिली, तीसरा फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा मिली। नेपोलियन ने सबको ऐसे लपेट लिया, नेपोलियन से सब ऐसे डरते थे कि सब अपनी अपनी गद्दी बचाने में, सब अपनी अपनी गद्दी बचाने में लगे रहते थे। तो आप देखोगे दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों को आज़ादी क्यों मिली, हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ना उपनिवेशवाद किस कौन था, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने। पर देखो कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, तीन कॉन्टेक्स्ट आपके सामने में, तीन महत्वपूर्ण कारण आपके सामने में क्यों आज़ादी मिली। राष्ट्रवाद एक कारण है, अमेरिकी क्रांति एक कारण है, फ्रांसीसी क्रांति एक कारण है। ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़ते पढ़ते 6-7 कारण हो जाते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में लिखा हुआ है, पढ़ना है आपको उनके बारे में, ठीक है ना। तो विश्व इतिहास में ना अंडरस्टैंडिंग का रोल बहुत होता है, कैसे कैसे पैरेलल घटनाएं। तभी तो हमने कहा था, जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ की, तो बात होने लगी जर्मनी की, फिर दक्षिण अमेरिका की, फिर अमेरिका की। हमने शुरू में आपको कहा था हम लोग थीम आइडिया की बात करेंगे। अच्छा, पूरी बात में नोटिस करोगे, अब क्या देखोगे, हम या तो आधुनिक राजनीति की बात कर रहे हैं या राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं। पूरी बात को बैठ के देखोगे तो मैं इस थीम को भी पकड़ के चल रहा हूँ। राष्ट्रवाद से बात की, शुरुआत की, फिर बात राष्ट्रवाद पे लेके आ गया हूँ, बीच में राजनीति की बात की हमने। हमें ये भी पता है कि मैं किस क्रम में बात कर रहा हूँ। मुझे ये पता है कि राष्ट्रवाद और राजनीति हमें नहीं छोड़ना, उसके इर्द गिर्द ही सारे कॉन्सेप्ट बनाने हैं। तो वेरी सिंपल, जब आप पढ़ने लगोगे, समझने लगोगे इसको, अच्छा इस तरह से अपनी बात कही जाती है। हिस्ट्री के सभी सेक्शन में, मतलब मुझे सबसे आसान विश्व इतिहास लगता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा घटनाओं में उलझने की ज़रूरत नहीं रहती है। इंफॉर्मेशन में अंडरस्टैंडिंग बनी, अपनी बात कही हमने, ठीक है। इसमें तथ्य और एग्जाम्पल, इन सब में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक। तो अब ये बात हो गई। जब हम बात करें तो थोड़ा पूंजीवाद के बारे में भी कुछ एक आधा बात कर लेते हैं हम। लिख लें आप ज़रा, लास्ट पॉइंट है महत्व में। अभी ना महत्व थोड़ा सा और एक्सपैंड होगा नेपोलियन के साथ, और उदाहरण आपके पास ऐड हो जाएंगे। इसमें एक और पॉइंट लिखें आप, लिखे सामंती व्यवस्था पर प्रहार, प्रहार कौमा संपत्ति की सुरक्षा एवं संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता, संपत्ति के अधिकार को कानूनी मान्यता, मान्यता जैसे प्रावधान ने
पूंजीवाद के विकास को गति प्रदान की। तो छोटी छोटी बातें हैं। अब सामंत क्या करते थे, पैसा भोग विलास पे खर्च करते थे। अब उनका प्रिविलेज खत्म कर दिया गया, तो उनके पास अब उतना पैसा तो होगा नहीं कि भोग विलास पे खर्च करेंगे। नंबर एक, प्रिविलेज खत्म। तो अब पैसा राज्य के पास जाए या लोगों के पास, लोगों के पास होगा तो वो अपना निवेश करके आगे बढ़ाएंगे उसको। अब ये बात केवल फ्रांस में नहीं, यही बात हॉलैंड में, इटली में, जर्मनी में, पोलैंड में, सब जगह लागू किया नेपोलियन ने। एक ही झटके में सामंती व्यवस्था यूरोप के कई सारे देशों से उखाड़ फेंकी गई। छोटी मोटी घटना नहीं थी जिसके लिए सालों साल संघर्ष हुआ। नेपोलियन को हम एक योद्धा के तौर पे जानते हैं, और अनजाने में बहुत बड़ा परिवर्तन का वाहक बना है। अनजाने में आधुनिक यूरोप का निर्माता है वो। चाहता तो कुछ और था, पूरी यूरोप पे हम शासन करें बैठकर हम, पर अनजाने में आप देखेंगे, आप नेपोलियन ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट किया। छोटी सी बात, हर जगह कानून क्या था, संपत्ति रखने का अधिकार होगा, ठीक है, उसकी सुरक्षा का अधिकार होगा व्यक्ति को, यानी अपनी संपत्ति को जैसे चाहे आप मैनेज, राज्य कानून के हिसाब से ही आपसे लेके, वरना नहीं। पहले राज्य जब चाहे आपकी संपत्ति जब आपके पास है तो आप उसका प्रयोग करेंगे आप। एक बड़ा बदलाव था ये अपने आप में। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारी और बातें जिसने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया, हमें माइन्यूटली नहीं जाना है हमें, बट ये एक बड़े परिवर्तन है जो फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में आपको देखा। तो फ्रांसीसी क्रांति का क्या महत्व है, ठीक, तो यहीं पे हमने यूरोपीय महत्व की बात की। जब फ्रांसीसी क्रांति सही मायनों में आम पब्लिक को अधिकारों को लेकर जागरूक किया है, तो सबसे बड़ी बात मैं जो बैठकर देखता हूं समझता हूं, मतलब इस घटना को, आम पब्लिक को अधिकारों के लिए, भाई तुम्हारे अधिकार है, तुम्हारा भी उतना अधिकार जितना खास का है। और धीरे धीरे इस घटना ने दुनिया के तमाम देशों को प्रभावित किया। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न इंडिया में, राममोहन राय फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। हेनरी विवियन डेरेजियो फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे। नहीं, इसके आधार पर हमारे राष्ट्र, वॉल्टेयर रूसों से बहुत प्रभावित थे। राममोहन राय जब ब्रिटेन गए थे तो उनकी इच्छा थी क्रांति के उन स्थलों पे जाएं जहां से दुनिया में इतने बड़ा परिवर्तन की शुरुआत, ठीक है। तो ये बड़े बदलाव 1960 के आसपास, चीन के सर्वोच्च नेता थे माओ से तुंग, उनसे पूछा गया था, चीन में मार्क्सवादी क्रांति हो चुकी है, आम लोगों की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति के महत्व के बारे में आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा था कि इसके महत्व के बारे में कुछ भी कहना अभी जल्दीबाजी होगी। 150 साल के बाद वो शख्स कह रहा है इसके महत्व के बारे में भी कुछ भी कहना, यानी जब तक एक एक लोगों को, वंचित गरीब तबकों को न्याय नहीं मिलता, तब तक फ्रांसीसी क्रांति का महत्व, क्योंकि लोगों को अधिकारों के प्रति जागरूक करने का काम, ये चलती रहेगी दुनिया में, इसका लॉ जो वेव है। समझ में आ रही बात सभी को ना। इस बदलाव के सेंस में जब मैं बैठ के देखता हूँ क्रांति को कि फाइनली किस बिंदु पे देखा जाए, सारे पॉइंट तो ठीक हैं, बट मुझे सबसे बड़ा पॉइंट जो लगता है, क्योंकि इस घटना का एक चेन बना रह गया आगे तक भी, लोगों ने आगे बढ़ करके अब इसने दबाव बना दिया बाकी देशों पे, बदलाव करो नहीं तो तुम गए। अब सोचो यूरोपीय देशों में जो हलचल मचने वाली है अब इसके बाद, यू टू फ्रेंच, अमेरिकी क्रांति तो बाहर से प्रेरित करेगा, वो भी एक सहयोगी कारण है। बट इस यहाँ तो नहीं कहते हैं रूटी बेटी वाला संबंध है फ्रांस के साथ, आसपास के देशों का ये वैसा वाला मामला था इनका, तो हर जगह हलचल होगी। ये हम 30 और 48 की यूरोपीय क्रांतियों में भी इस बात को देखेंगे। नोट करके यहाँ पे भी एक दो पॉइंट ऐड कर लें आप। देखिए आप लिखें कि क्रांति के दौरान मत देने का अधिकार मत देने का अधिकार के लिए
संपत्ति संबंधी योग्यताएं निर्धारित की गई। निर्धारित की गई, ठीक है। यानी कहने का मतलब था तो समानता के लिए, बट वो समानता केवल मध्य वर्ग को मिला, पैसे वालों को। गरीबों के लिए वो समानता, गरीबों को आगे संघर्ष करना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। इसी में लिखे आप, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है। दो मेजर लिमिटेशन हो गए लोकतांत्रिक व्यवस्था की। जब हम कहते हैं ना लोकतांत्रिक क्रांति है, तो दो बड़ी सीमा हो गई, प्लस राजनीतिक अव्यवस्था बनी रही, बहुत सारे निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई, ऐसे करके बहुत सारी आलोचना के बिंदु आ जाते हैं। लिस्ट नहीं बनानी है हमें, बस इन दो सीमाओं का ध्यान रखना है। लोकतंत्र को लेकर के क्या हुआ, क्योंकि आगे अभी इसकी कड़ी हम पढ़ने वाले हैं, और आगे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आज यहीं पे क्लास को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, कल हम लोग फिर नेपोलियन और उससे आगे बातचीत करेंगे हम लोग। ठीक है, रिवीजन करते रहिएगा आप सभी लोग। थैंक यू।